बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अभी हम लोग लाइव शुरू हो चुके हैं जी। और पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं जो आपने आज समय निकाला। मुझे पता है आज बहुत आप व्यस्त रहे हैं और आज आप अकेले हैं, परिवार भी आपसे दूर है, इसके बावजूद आपने समय निकाला, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज हमने जो चर्चा भाई साहब इस विषय पे करना चाह रहे हैं कि आखिर इस देश में क्या वास्तव में कानून और संविधान है कि नहीं है, और अगर है तो गांधी जी की परपोती को जिसने मात्र 3 करोड़ रुपए का घोटाला किया, उसको 7 साल की सजा हो गई और 3 करोड़ की वसूली भी हो गई। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अब हम जो लोग साथ में जुड़े हुए हैं, कि महात्मा गांधी जी की परपोती ने 3 करोड़ का घोटाला किया था, 3 करोड़ उससे वसूला गया और 7 साल की सजा हुई। हमारे यहां नकली गांधी परिवार कम से कम 30,000 करोड़ तो लूटा ही होगा। कुछ लोग कहते हैं 50,000 करोड़ लूटा है, कुछ लोग कहते हैं 40,000 करोड़ लूटा है। लेकिन अगर मैं रफली मिनिमम वाला आइडिया लगा के चलूं तो कम से कम भारत के अंदर उसने 30,000 करोड़ रुपए के पास, क्या 30,000 करोड़ से ज्यादा की उसके पास नामी बेनामी संपत्ति है, आय से अधिक संपत्ति है। इसके बावजूद वो बेल पे क्यों है? विषय ये है, अगर वो ईमानदार है तो उसके खिलाफ मुकदमा क्यों चल रहा है? और अगर वो गांधी परिवार भ्रष्ट है, उसके पास हम कहते हैं 2 रुपए की भी आय से अधिक संपत्ति है, 10 रुपए की भी बेनामी संपत्ति है, तो वो फिर जेल में क्यों नहीं है? एक बड़ा विषय ये है, क्या इस देश में सामान्य जनता के लिए, आम आदमी के लिए अलग कानून चलेगा और गांधी परिवार या इस तरीके के जितने और बड़े लोग हैं, नेता हैं, नौकरशाह, उनके लिए अलग कानून चलेगा? इसी विषय पे चर्चा करने के लिए आज आदरणीय पुष्पेंद्र कुशरेष्ठ जी हैं, हमारे बड़े भाई हैं, बहुत प्यार देते हैं, छोटे भाई के तरीके हमेशा मार्गदर्शन करते हैं, आज हमारे साथ में हैं। आप जितना हमने वकालत किया उससे कम से कम 2 गुना उनका एक्सपीरियंस है सामाजिक जीवन का। तो इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा भाई साहब कि एक बार जरा ये जो फैक्चुअल चीजें हैं, क्योंकि आपने तो इतने दिन पत्रकारिता में आपने अपना समय दिया है, हमें तो केवल कानून का ज्ञान है, हम तो कानूनी चीजें बता देंगे कि क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन पाप का घड़ा कितना बड़ा है और वो उसमें कितना कितना पानी है, ये विषय अगर आप दर्शकों को बताएं तो बहुत मुझे लगता है सबको ज्ञानवर्धन भी होगा। एक जरूर मैं सबसे आग्रह करना चाहूंगा, आज ये विषय ऐसा हमने चर्चा करने जा रहे हैं, हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं जिसपे कभी आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चर्चा नहीं करेगा, न हिंदी का इलेक्ट्रॉनिक चैनल, न इंग्लिश का इलेक्ट्रॉनिक चैनल, न किसी रीजनल लैंग्वेज का इलेक्ट्रॉनिक चैनल। तो आज हमारी चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आप सबसे आग्रह है, आप सब लोग इस समय ट्विटर पे भी जुड़ गए हैं, आप लोग फेसबुक पे भी आ चुके हैं, आप लोग यूट्यूब पे भी इस समय लाइव हो रहा है, तो तीनों प्लेटफॉर्म पे लाइव चल रहा है, यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं जितना ज्यादा हो सके इसको शेयर करिए, क्योंकि यह चर्चा भारत के आम जनता को कभी भी न तो किसी भी तरीके के चैनल में नहीं दिखाई पड़ेगी। शाम को बड़ी बड़ी डिबेट होती है, कोई कहता है मैं देश की बड़ी बात कर रहा हूं, कोई राष्ट्र की बात करता है, कोई दंगल करता है, कोई मुकाबला करता है, पता नहीं क्या क्या नाम रखे हुए हैं शाम के जो डिबेट चलती है, महाभारत होता है, भगवान जाने क्या क्या होता है, लेकिन कोई इस एस्पेक्ट्स में बात नहीं करता कि गांधी परिवार के पास काला धन, बेनामी संपत्ति, आय से अधिक संपत्ति है, तो वो बाहर कैसे है? वो तिहाड़ में क्यों नहीं है? उसकी संपत्ति जब्त क्यों नहीं हो रही है? वो संविधान उसके ऊपर लागू होता है कि नहीं? उसके ऊपर कानून लागू होता है कि नहीं, या वो सबसे ऊपर है? इस विषय पे चर्चा करने के लिए मैं आग्रह करूंगा आदरणीय पुष्पेंद्र जी से, इस विषय को आगे करें। अश्वनी भाई, जिस तरीके से आप बड़े बड़े मसलों पे देश के बेधड़क तरीके से पीआईएल करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आपने पहली बार मुझे अपने चैनल पे बुलाया है, और एक ऐसे इशू पे जिसपे लोग कतराते हैं या सही मायनों में क्यों डरते हैं, एक अनसीन अदृश्य शक्ति है जिससे उनको डर लगता है। तो डिबेट भी होती हैं तो बहुत खाना पूरी के लिए होती हैं, और इस देश में ऐसे मुद्दों से शायद लोग इसलिए भी डरते हैं
कि समय समय पे जब भी इस किस्म के मुद्दे उठे या ऐसे लोग पैदा हुए, या तो वो राजनीतिक तौर पे समाप्त कर दिए गए या एलिमिनेट हो गए। जो आज की पृष्ठभूमि है, जिस महिला का हम लोग नाम ले रहे हैं, और आज कितनी अकूत संपत्ति है, और संपत्ति के बारे में तो चलिए मैं मानता हूं कि और भी बहुत लोग हैं इस देश में, बड़े बड़े नेता, जिनके ऊपर आज तक जांच नहीं हुई। लेकिन एक होता है पॉलिटिकल करप्शन और एक होता है पॉलिटिकल असैसिनेशन। तो अगर आज की इस कांग्रेस पार्टी और इस इटालियन महिला को समझना है, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में जब हम जाएंगे तो हमको लगेगा कि ये जो बातें आती रहती हैं बीच बीच में, कि किस तरीके से भारत के एक परिवार के अंदर एक महिला को प्लांट किया गया, उसके पीछे कौन सी शक्तियां थी, कैसी शक्तियां थी, उसका आप एक नमूना देखिए। और फिर मैं एक साधारण जनमानस से कहता हूं कि एक आम भाषा में उसको कनेक्ट करिए, तो आप लगेगा कि आज की जो स्थिति है उसके पीछे की वास्तविकता क्या है। आप देखिए कि 1968, 25 फरवरी 1968 में एक इटालियन महिला से भारत के प्रधानमंत्री के बेटे की शादी होती है, और ये शादी होती है और उसके बाद वो महिला हिंदुस्तान आ जाती है। और सब जानते हैं कि उस महिला के पिताजी क्या थे, नाजी की फोर्स में थे, तमाम सारी बातें हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं अगर इन घटनाओं को देखता हूं तब भी मुझे लगता है कि आज जो स्थिति बनी है उसके पीछे की जो पृष्ठभूमि है वो देखिए। 1968 में ये महिला शादी करती है, कुछ दिन राजीव गांधी के साथ रहती है, राजीव गांधी अपने पायलट का काम करते हैं, फिर ये हिंदुस्तान आ जाती है, और फिर उस वक्त देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ ये रहती है। जब ये हिंदुस्तान में इंदिरा गांधी के साथ रह रही थी, आप उस दिन को याद कीजिए, उस वक्त को याद कीजिए कि इंदिरा गांधी का छोटा बेटा संजय गांधी, मुझे आज भी याद है, अश्विनी भाई, ये लोग कम बात जानते हैं, मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पैदा हुआ हूं, आप सब जानते हैं। संजय गांधी अलीगढ़ आए थे, और संजय गांधी ने उस वक्त की जो स्टूडेंट लीडरशिप थी उसको बड़ा फटकारा था, और वो अलीगढ़ आए, और अलीगढ़ के पास जहां अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की बाउंड्री समाप्त होती है उससे थोड़ा दूर उन्होंने अलीगढ़ हिंदू विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। ये लोगों को नहीं पता, और वो वहां नींव रख के गए। और उसके बाद जब दिल्ली आए तो दिल्ली में जो लीडरशिप थी, उस लीडरशिप के साथ मैं काफी उठा बैठा हूं लंबे वक्त तक, उसमें काफी लोग जिंदा भी हैं, काफी लोग चले गए। तो ये गोलमेथी चौक के ऊपर वो लीडर सब बैठे जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे थे। तो आर के धवन साहब ने कहा कि आप बताइए भाई, आप लोगों को क्या चाहिए, मैडम आपसे मिलना चाहती हैं। तो जब ये जो सफदरजंग वाला मकान था उसमें जब वो सारे लीडरशिप गए, और उस जमाने आप जानते हैं कोई ब्लैक कैट वगैरह का मसला नहीं था, तो ये सब लोग वहां बैठे हुए थे उनके गेस्ट उसमें रिसेप्शन पर। तो काफी देर के बाद राजीव गांधी वहां, वो संजय गांधी आए, और संजय गांधी के हाथ में एक कुत्ता था छोटा सा गोद में, और उन्होंने पूछा भाई आप कहां से आए हैं, तो उन्होंने कहा साहब हम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। तो उन्होंने कहा क्या चाहिए आपको, कि नहीं साहब हमें ये बात करनी है, और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है। तो उन्होंने कहा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को ग्रांट कौन देता है, कि यूजीसी देता है, तो फिर आप इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हैं। और उसके बाद उसने जो कुर्सी खाली थी उस पर वो अपने कुत्ते को बिठाया और फिर वो चला गया, और फिर संजय गांधी लौटा नहीं, और वो लोग फ्रस्ट्रेट होकर उठ के चले आए। उस जमाने में अलीगढ़ में ये सब सुनते थे उन लोगों के मुंह से। तो एक छवि बनी संजय गांधी की, और खासतौर से जो 75 की इमरजेंसी लगी उसमें आप सबको पता है कि वो जो आपका जामा मस्जिद का इलाका था, वहां कैसे जो उनकी दोस्त थी, जो बाद में जो ये जो फिल्म स्टार है उसकी माँ थी, वो सलमा सुल करके नाम था उनका, रुखसाना सुल्ताना, और वहां वो नसबंदी का मामला हुआ, गोली चली। तो संजय गांधी का एक राइट विंगर, एक हिंदूवादी चेहरा था। आप सोचिए कि 23 जून 1980 को एक प्लेन क्रैश होता है सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में, जिसकी ना तो कोई रिपोर्ट आई, ना कोई पोस्टमार्टम हुआ, ना कोई कमीशन बैठा, और संजय गांधी की मौत हो गई सफदरजंग एयरपोर्ट के पास, वो फ्लाइंग क्लब में अपने जहाज उड़ाते में। अब मैं आगे बढ़ता हूं, आप देखिए कि उसके बाद में आप फिर 31 अक्टूबर को श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, और श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद आप देखें राजीव गांधी की हत्या हो गई,
फिर आप देखें कि जो दो पोटेंशियल कैंडिडेट थे भारत में, राजेश पायलट, वो भारत का गृह मंत्री था, वो जयपुर के रास्ते में उनकी कार टकरा जाती है, उनकी हत्या हो जाती है, न कोई पोस्टमार्टम होता है, न कोई कमीशन बनता है, न कोई इंक्वायरी होती है। फिर यकायक हमारे 5 दोस्त थे, उसमें बेहतरीन पत्रकार थे, और माधवराव सिंधिया का नया जहाज था और वो जा रहे थे मैनपुरी के पास। उस जहाज के अंदर गड़बड़ होती है और 5 पत्रकार और माधवराव सिंधिया जो हैं, 31 सितंबर 2001 को उनकी मौत हो जाती है। अब आप जरा दूसरी तरफ रुख करें कि आप सोचिए कि प्रियंका की शादी 1997 में होती है, 18 फरवरी को। मुरादाबाद के एक परिवार जो पीतल का काम करता था, उनका नाम था राजेंद्र वाड्रा, और इनका परिवार सियालकोट से भाग के आया था जब वहां हिंदुओं को मारा जा रहा था। अब ये राजेंद्र वाड्रा के बारे में थोड़ी सी 2 बातों से आपको लगेगा कि हिंट मिल जाएगी, और ये जितने भी तथ्य मैं कह रहा हूं ये सब अवेलेबल हैं, ये कोई मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाए हैं। आप देखिए कि राजेंद्र वाड्रा 1997 में प्रियंका गांधी की रॉबर्ट वाड्रा से शादी होती है। रॉबर्ट वाड्रा के पिता राजेंद्र वाड्रा 21 जनवरी 2002 को आउटलुक मैगजीन, जिसके एडिटर थे अंग्रेजी के विनोद मेहता साहब, पत्रकार, उन्होंने इंटरव्यू दिया है और उन्होंने कहा कि आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ एनी इटालियन माफिया। वो ये कहते हैं कि मैं किसी इटालियन माफिया से डरता नहीं हूं, ये उन्होंने कहा है। अब राजेंद्र वाड्रा की पत्नी कौन है ये किसी को नहीं पता, जो आज जीवित है। उनकी पत्नी का नाम था मॉरीन वाड्रा, जो स्कॉटलैंड की रहने वाली थी। और अब आप देखिए कि राजेंद्र वाड्रा 2002 में ये स्टेटमेंट देते हैं, और 2009 में ये जो ग्रीन पार्क, जो एम्स वाली रोड है, इसके ऊपर एक मार्केट है यूसुफ सराय मार्केट। इस यूसुफ सराय मार्केट के एक छोटे से होटल में फंदा लगा करके उनकी शरीर लटका हुआ पंखे से मिला 2009 में। अब वो मर जाते हैं। फिर रॉबर्ट वाड्रा अपने परिवार से दूर हो जाते हैं, और फिर रॉबर्ट वाड्रा के भाई, उनकी बहन 2001 में उनकी बहन कार से एक्सीडेंट में मारी जाती है, यानी प्रियंका की नंद। फिर 2003 में प्रियंका गांधी के देवर रिचर्ड सुसाइड कर लेते हैं। यह हत्याओं का सिलसिला रुका नहीं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि सबकी हत्याएं हो गई, पिता की हो गई, बहन की हो गई, भाई की हो गई, कोई परवाह। सिर्फ स्कॉटलैंड यार्ड की उस लेडी जो उसकी वाड्रा की मां है, वो सुरक्षित है, और ये दोनों के बीच में बड़े अब इस पृष्ठभूमि में इस महिला ने अपना राजनीतिक जिस तरीके से एम्पायर को फैलाया, और किस तरीके से ये महसूस दिया कि ये तो गांधी उनकी बहू है, उनकी बहू है। और राजीव गांधी की हत्या का एक और नग्न सच बताता हूं मैं, कि जिस दिन राजीव गांधी की हत्या हुई है, उस हत्या के दिन 21 मई 1991 में हुई। अश्वनी भाई, हम तमाम लोग साधारण परिवार के हैं, और रॉबर्ट वाड्रा भी बड़े साधारण परिवार का था, और ये जो मैडम आई है इटली से, ये कोई बहुत अमीर नहीं थी, बहुत छोटे घराने की थी। जिसका पति मर जाए, उस घर में महीनों में समझता हूं कि लोग अपने होशो हवास में नहीं रहते, कम से कम पत्नी तो नहीं रहती। 21 मई 1991 को राजीव गांधी की बम ब्लास्ट में हत्या होती है, और उसके बाद पूरे देश में मातम छा जाता है, सब कुछ होता है। लेकिन कमाल की बात देखिए, 21 मई से 21 जून के बीच में मात्र 1 महीना है। 21 मई 1991 में बम ब्लास्ट में राजीव गांधी की हत्या होती है, और मात्र 1 महीने में 21 जून 1991 में राजीव गांधी फाउंडेशन बन जाती है। और उसमें चिदम्बरम ट्रस्टी है, उसमें सोनिया ट्रस्टी है, उसमें प्रियंका ट्रस्टी है, उसमें राहुल ट्रस्टी है। यकायक 1 महीने में आपको लगता है कि कोई साधारण परिवारों में, या 1 महीने में पति की डेथ हो और उसका अभी 13वीं न हुई हो, और आपने भारत की जो जितनी व्यवस्था है उसमें 1 महीने में आपने एक फाउंडेशन भी खड़ी कर दी। हम लोग बनाए तो महीनों लग जाते हैं, ये कागज लाइए, वो कागज लाइए। तो ये मैं पृष्ठभूमि इसलिए बता रहा हूं कि इस बैकग्राउंड में अगर आप समझेंगे तब आपको पता चलेगा
कि भारतीय राजनीति में जो ये परिवार के नाम पे चल रहा है, जो गांधी के नाम पे चल रहा है, जो बार बार में कहा जाता है मैं गांधी की बहू, मैं गांधी की बहू। इंदिरा गांधी जेल गई थी, लेकिन इंदिरा गांधी करप्शन में जेल नहीं गई थी, वो अपने पॉलिटिकल उसके लिए गई थी। तो यहाँ पे लोग जेल जाने के बाद कहते हैं इंदिरा गांधी भी तो मेरी सास भी तो जेल गई थी। इंदिरा गांधी ने चोरी नहीं की थी, पैसे का करप्शन नहीं था उनके ऊपर। तो सोनिया गांधी और ये पूरा परिवार जो पीतल की छोटी सी नगरी थी, कुछ आर्ट वार्ट बनाते थे, और आज डिफेंस कॉलोनी के अंदर उनकी बड़ी बड़ी गैलरीज हैं। और आप जानते हैं कि आर्ट का एक बड़ा जबरदस्त माफिया ये है कि आप आर्ट बनाइए, ड्राइंग बनाइए। मैंने सुना था क्या कहते हैं कि वो एक जो हमारे केरल के मंत्री थे, वो शायद सिविल एविएशन मिनिस्टर थे, उनकी पत्नी बड़ी बड़ी पेंटिंग बनाती थी और एयर इंडिया करोड़ों में खरीदता था। तो ये बहुत पुराना सिस्टम है। अब रही बात जो आपने कहा कि खासतौर से बहुत सारे लीडर्स की बात है, महाराष्ट्र में भी कई ऐसे लीडर हैं जो कांग्रेस में थे, बाद में चले गए, वो भी दलदल में फंसे हुए हैं और बहुत खुले घूम रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस परिवार के बारे में सवाल उठाने वाले लोग क्यों गायब होते रहे हैं? क्यों भारत की व्यवस्था डरती है? क्यों भारत का जुडिशरी डरता है? क्यों भारत की संसद डरती है कि जब भी कोई बात आती है तो यकायक इधर उधर की बातें होने लगती हैं और इतना हंगामा क्रिएट कर दिया जाता है कि जो एजेंसीज होती हैं वो बड़ा डर डर के सवाल करती हैं। मेरा मानना यह है कि ये एक, अगर आप परंपरा देखें कांग्रेस पार्टी की, तो जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने तो 2 बार प्रधानमंत्री वो इस तरह से बने कि आपको याद है कि पटेल साहब को 12 वोट मिले थे और उनको वोट नहीं मिला था। तो गांधी जी ने मिलकर के पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनाया, क्योंकि अंग्रेजों से पहले तय हो चुका था कि भाई ट्रांसफर ऑफ पावर में हमें से प्रधानमंत्री बनाना है। तो झूठ से, मक्कारी से, फरेब से जवाहरलाल नेहरू 1946 में प्रधानमंत्री बने। और जब चुनाव हुआ तो इस परिवार का आदमी जब जब प्रधानमंत्री बना, जब इसने एक बहुत बड़े राष्ट्रवादी राष्ट्रीय फिगर की हत्या की, तो इन्होंने 1946 में पटेल की पॉलिटिकल हत्या की, उसके बाद प्रधानमंत्री बने। और जब चुन के आए तो प्रधानमंत्री बने, उससे पहले सुभाष चंद्र बोस को समाप्त कर दिया इन्होंने। जो सुभाष चंद्र बोस 1943 में देश को आजाद की बात करता है और घोषणा करके प्रधानमंत्री बनता है, रेवेन्यू टिकट चलाता है, बैंक खोलता है, सब करता है, वो जब सीन से हट गए तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने। और फिर जवाहरलाल नेहरू जब बने तो फिर उसके बाद इंदिरा गांधी को बनाना था। तो इंदिरा गांधी ने किस तरीके से 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की हत्या ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुई और फिर इंदिरा गांधी बनी। और इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई तब राजीव गांधी बने। उसके पहले भाई साहब ये बाबा साहब अम्बेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को किनारे लगा चुके थे। नहीं, मैं खासतौर से प्रधानमंत्री बनने में जो आदमी रोड़ा बना उसको हटाने की बात कर रहा हूं। तो मेरा कहना यह है कि इस परिवार की अगर आप इतिहास देखें तो गांधी परिवार का आदमी प्रधानमंत्री ही जब बना जब किसी के परिवार की बलि चढ़ गई। अब सवाल यह है कि राजीव गांधी की बलि चढ़ गई तो अब प्रधानमंत्री कौन बने? तब से कोई गांधी परिवार का आदमी प्रधानमंत्री नहीं बना। तो इस महिला को समझ में आ गया कि मेरा बेटा बन नहीं सकता है, तब ये स्टूज पैदा हुए। तो जो लोग प्रधानमंत्री बनने के लायक थे उनको सबको लाइन से हटा दिया गया। अब एक ऐसा आदमी चाहिए था जो दिखने में तो प्रधानमंत्री हो, अखबार कागज पे तो प्रधानमंत्री हो, लेकिन पावर मेरे पास हो। तो सारा का सारा पीएमओ तो वही चलाते थे। तो ये यहां से शुरुआत हुई और धीरे धीरे सिर्फ भारत की आप कह सकते हैं संपत्ति या भारत के खजाने या भारत का ट्रेजर या भारत के जो पुरातत्व की महत्व की मूर्तियां, यही सब नहीं गायब हुआ है। इस सब गायब करने के लिए जो पूरा सिस्टम क्रिएट किया गया था, भारत के जो जिसे कहते हैं चाटुकार, स्वार्थी, मक्कार नेताओं का एक जाल बिछाया गया। और जितने भी हार्डकोर पुराने कांग्रेसी थे जो भारत की वैल्यू से जुड़े हुए थे, ऐसा नहीं था कि कांग्रेस में राष्ट्रवादी लोग नहीं थे, बड़े राष्ट्रवादी लोग थे, चाहे साठे साहब हो, चाहे गाडगिल साहब हो, लेकिन ऐसे तमाम लोगों को हटा करके जो चाटुकार और दलाल जिसे कह सकते हैं, जो पिंप कह सकते हैं, जो पॉलिटिकल पिंप होते हैं, उनको लाके रखा। वो कोई क्रिकेट में भी एक आदमी था, उसको भी लाके रखा, जिनका कोई लेना देना नहीं था। और फिर उसको कंट्रोल करना आसान हो गया, क्योंकि ये जितने भी इस वक्त हैं ये बेपेंदी के लोटे हैं कांग्रेस के अंदर। किसी के अंदर भी जो रीढ़ की हड्डी नहीं है जो बात कह सके, तो इन सबको रखा और कांग्रेस चलाई। प्रणब मुखर्जी आखिर में प्रधानमंत्री बनने वाले थे तो उनको भी हटाया किसी तरीके से रास्ते से। तो एक ऐसी कांग्रेस क्रिएट कर दी कि वो कांग्रेस सिर्फ
इनके टुकड़ों पे पले और अपनी आवाज बंद रखे, और वो एक लंबी ढांचा हो गया। अब ये तमाम शुरू हुआ। अब उसके बाद आपने देखा कि कॉमनवेल्थ का मामला आया, तो उसमें क्या हुआ, वो सब लोग स्टूज पाले गए थे और सबके मुंह बंद करे गए। इसी तरीके से रॉबर्ट वाड्रा आगे आए और फिर उनको कैसे सरकारों ने मदद की, और ये जो यहाँ ये जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के तहत उनको क्या क्या दिया गया और उनके परिवार में किसको शामिल किया गया। तो इन सब बैकग्राउंड में अगर आप देखेंगे तो ये परिवार ने इस देश को ना तो राजनीतिक तौर पे बल्कि इस देश की जो 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 सिक्योरिटी एप्रेस था उसको भी छिन्न भिन्न कर दिया। इसी तरह वो 26/11 हुआ, उसमें आप सबको पता है वो पूरी चीजें खुल के आ गई। मैं ये कहना चाहता हूं कि इतने लंबे समय तक सत्ता पर रहने से जो भारतीय थे, जो राष्ट्रवादी थे, उनको बहुत ज्यादा पता नहीं था, क्योंकि वो सत्ता के कभी आसपास नहीं रहे। और जो 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 आप जैसे लोग या और आरएसएन जीडी ऐसे लोगों को जो भी कुछ होता था तो लोग उनकी बात को ज्यादा तूल नहीं देते थे कि भाई ये तो चलिए पॉलिटिकल कमेंटेटर कहते रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे एक ऐसा 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 डर पैदा कर दिया भारतीय समाज में कि कोई आदमी बोले नहीं, हर आदमी चुप रहे। और इतने नेक्सेस नीचे तक घुसे हुए हैं, वो जुडिशरी में हो, वो पुलिस में हो, वो और जगह हो, और जितने भी एंटी जिसे कह सकते हैं कि एंटी नेशनल जो नहीं राष्ट्र के खिलाफ काम करने वाली ताकतें थी, उनको मजबूत किया गया। किसी को पद्मश्री, किसी को पद्म विभूषण, किसी को कोई अवार्ड, किसी को कोई अवार्ड दे करके मुंह बंद किया गया। अब सवाल यह है कि भारत का मीडिया आज जो हम देखते हैं कि 250-300 चैनल हैं, तमाम सारी चीजें हैं, लेकिन वो 250-300 चैनलों में बहुत कम एक आधी कोई 2 चैनल होंगे जो अपने आप रेवेन्यू जनरेट कर पाते होंगे। ज्यादातर का सरकारों पे दबाव रहता है, सरकार उनको ब्लैकमेल करती है। तो इसी तरीके से फिर वो एनडीटीवी खुला, आप सबको पता है वो कैसे खुला, भास्कर घोष ने क्या किया एज ए सेक्रेटरी होते हुए, फिर वहां किस तरीके से एक महिला को वो ऋचा पंथी, फिर वो कारगिल की वॉर हुई उसमें उन्होंने क्या रोल प्ले किया। दिस इज द बैकग्राउंड। अब आते हैं हम करप्शन के ऊपर। तो जिसे हम ये कहते हैं कि जो जो उस दौड़ में शामिल था, जो जो इनको जानता था, उसको इन्होंने एलिमिनेट कर दिया या पार्टनर बना लिया। अब धीरे 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 आप ये देखिए कि एक नहीं कई सारे हैं, और आप तो इस मामले में मुझसे ज्यादा जानकार हैं कि इस करप्शन में कितने सारे खेल हैं और कितनी कितनी जगह खेल हो रहे हैं। यहां तक भी है कि वो हेरल्ड हाउस वाला जो आपने देखा, वो हेरल्ड हाउस की बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग को आपने अखबार का ऑफिस बनाया और बाकी आपने एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के पासपोर्ट ऑफिस को दे दिया और उसका करोड़ों रुपया किराया। तो जिसके बारे में आज ये सेंट्रल विस्ता की बात हो रही है, उसमें यही तो कहा जा रहा है कि भारत सरकार के, केंद्रीय सरकार के कई कार्यालय जो अलग अलग प्राइवेट प्रॉपर्टी में बने हुए हैं, उसका 1000 करोड़ रुपया सालाना का किराया जाता है। तो ये विस्टा का जो विरोध है उसके पीछे भी यही मानसिकता है कि जिसको भी आप हाथ डालेंगे उसमें कोई ना कोई इनका स्टूज बैठा हुआ होगा, और करोड़ों की प्रॉपर्टी भी उसके पास है और करोड़ों रुपया उसे सरकार से किराए के तौर पे भी मिल रहा है। तो इसके विरोध के पीछे कारण यह है कि वो लोग बेरोजगार होंगे। तो अब क्योंकि ये 2014 का एक्सपेक्टेड नहीं था, 2014 हो गया, सरकार आ गई, तो इस सरकार से ये उम्मीद की जा रही थी कि ये सरकार चुनाव जीती है किसी खास कारण से। ये चुनाव जीती इसलिए नहीं थी कि भाई इन्हें भी राज करना है। तो जिन मुद्दों पे इस सरकार ने चुनाव जीता, और तमाम हमने वो जीजा जी और वो तमाम किताबें निकल रही थी और सीडी निकल रही थी, वो सब इलेक्शन तक तो रहा। लेकिन ये भी बात सच है कि बहुत सारे लीडर, अगर हम इस देश में इस वक्त जो सरकार है उसमें 2 लोगों को अलग कर दें, उसमें अमित शाह और मोदी को अलग कर दें, तो बाकी तो जो बीजेपी का सिस्टम पिछले कई सौ सालों से चल रहा था, यहां आपस में मिलीजुली भगत चल रही थी, वही चल रहा था। तो ये तो दोनों लोग बाहर से आए, तो इनका दिल्ली के ना तो लुटियन जोन पे कब्जा था, ना मीडिया पे कब्जा था, तो आपस के अंदर का जो आप मेल जोल था वो चल रहा था। लेकिन आप ये देखें कि उन लोगों ने भी मदद की बचाने में, उन लोगों ने भी खेल किया। वो अब इस धरती पे नहीं है, ये एक अलग बात है। वो तमाम सारे लोग कहीं ना कहीं इन्हीं के साथ मिले हुए थे जब ये दोनों शख्सियत दिल्ली की राजनीति में नहीं थी। लेकिन वो एक अलग बात है कि उनकी एक उनका स्वर्गवास हो गया, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन ये तमाम सारी चीजें थी इस बैकग्राउंड के अंदर। नरेंद्र मोदी को इस पूरे एपरेटस को समझना बड़ा मुश्किल काम था। कैसे जज अपॉइंट हो जाते हैं, कैसे लॉ मिनिस्टर, कुछ 5-7 लोग ही लॉ मिनिस्टर बनते हैं, बीजेपी से बनता है तो भी एक ही आदमी बनता है, और कांग्रेस से बनता है तो भी वो 2-3 ही लोग बनते हैं, और वही लोग जज अपॉइंट करते हैं, और फिर वही चीफ जस्टिस अपॉइंट करते हैं, और फिर उनके सामने वो केस लड़ने भी जाते हैं। तो ये एक तरीके का एक ऑर्गेनाइज रैकेट कह सकते हैं, और वो चलता रहता है। लिहाजा क्या किसी इंक्वायरी के बारे में कोर्ट ने कोई प्रोएक्टिवनेस दिखाई?
जिस तरीके से गुजरात के दंगों पे सुप्रीम कोर्ट ने और कोर्ट ने बड़ी प्रोएक्टिवनेस दिखाई, हमको पता है वीरभद्र सिंह ने अपनी बेटी को किस तरीके से गुजरात में जज बना के भेजा था कि वहां जाके नरेंद्र मोदी को फंसाओ। तो ये शायद ये दोनों के पास में जो यहाँ पकड़ होनी चाहिए थी, वो मेरा ख्याल है कि 2014 से 19 तक तो वो यहाँ का सिस्टम और अपनी पार्टी के अंदर जो ऐसे लोग थे जिनके लिंक बाहर से मिले हुए थे, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं हो सकते थे, तो अब शायद 2019 के बाद मुझे ऐसा लगता है कि उस तरफ वो बढ़ेंगे, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन जो आप बात कह रहे हैं कि हमारे देश में इस परिवार के किसी किस्म के करप्शन की बात करना के ऊपर एक अनसीन कैप लगी हुई है कि नहीं भाई इस पे बात नहीं करनी है, सब पे बात करो, ये है लालू पे बात करो, मुलायम पे बात करो, उनको जेल करो, लेकिन इस महारानी पे बात नहीं करनी है। और इसके साथ में तमाम लोग अटैच हैं, कोई अमेरिका में कोई जो है वो कौन सा कमीशन है उसके चेयरमैन है, वो सडनली आ जाएंगे, फिर दूसरे आ जाएंगे, फिर बड़े बड़े लोग आर्टिकल लिखने लगेंगे। तो ये तमाम सारी चीजें हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि आप लॉ के आदमी हैं, आप वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में हैं। एक कमीशन बना था हरियाणा के अंदर वाड्रा के ऊपर कि साहब वो जमीनों का मामला है, तो हम ये देखते हैं कि ये बन जाता है, फिर वो ठंडे बस्ते में रखा रहता है। अब इसके पीछे क्या कोई पॉलिटिकल बार्गेनिंग होती है, क्या नहीं होती है। लेकिन अब तक कितने केस चल रहे हैं, कितने घोटालों के चल रहे हैं इस देश में। एक संत, उस संत ने की जाती शख्सियत को मैं नहीं जानता, एक संत, उसके ऊपर किसी 6 शहरों को छोड़कर किसी महिला ने, किसी लड़की ने आरोप लगाया कि इन्होंने मेरे साथ कोई छेड़छाड़ की थी। इस बुनियाद पर वो आदमी 10-12 साल से जेल में है, उसको जमानत नहीं मिलती। मुल्ला जी की जमानत हो जाती है और चर्च के अंदर रहने वाले फादर की जमानत हो जाती है, और रात के 2 बजे शंकराचार्य को पकड़ करके बलात्कार के आरोप में जेल में डाल दिया जाता है और एक दिन उनकी मौत हो जाती है। तो ये कोई पूछने वाला नहीं है इस देश के अंदर कि भाई ऑस्ट्रेलिया से जो लुटेरों का शहर है, देश है, वो लोग भारत में आकर के भारत के लोगों को धर्म के बारे में बता रहे हैं, कन्वर्जन कर रहे हैं, और एक भीड़ ने उस परिवार की हत्या कर दी। तो आपने उसमें जो एक आदमी था, उस आदमी को पकड़ के पिछले 29 साल से जेल में डाल रखा है, उसको जमानत नहीं मिल रही, वो चार्जशीट में उसका नाम नहीं है, कहा है भीड़ ने मारा है। तो और उनके जो मरे, उनकी जो पत्नी थी ग्रेमिस्टेन की, उनको आपने पद्मश्री दे दिया। तो कुल मिलाकर के ऐसा लगता है कि ये जो करप्शन है, इन सब बड़े करप्शन या इन सारी घटनाओं के पीछे बड़े छोटे लगते हैं। लेकिन भारत का व्यवस्था, भारत की पुलिस, भारत की जुडिशरी, एक जो रोल उसका होना चाहिए था, वो राष्ट्र को बचाने का काम नहीं करती। कभी कभी लगता है वो सिर्फ कुछ लोगों को बचाने का काम करती है, कुछ लोगों के लिए प्रोएक्टिव होती है, कुछ लोगों के सजा दिलवाने में उसका बड़ा वो होता है, और कुछ लोगों के बारे में वो जवाब नहीं पूछती। तो जहां वो सुओ मोटो ले लेते हैं कि भाई जली कट्टू पे सुओ मोटो ले लेते हैं, दही हांडी पे सुओ मोटो ले लेते हैं, वो ये नहीं पूछते कि भाई ये इतना बड़ा करप्शन चल रहा है, क्या इसके ऊपर डे टू डे सुनवाई नहीं हो सकती। मैं मानता हूं कि राजनीतिक लोगों के अपने छोटे मोटे स्वार्थ और कुछ कारण होते हैं कि कब करना है, कब नहीं करना है, कब हमें पॉलिटिकल फायदा होगा या नहीं होगा। लेकिन इस एंटीना माइनो नाम की जो महिला है, जिसे सोनिया गांधी के नाम से भारत में प्रचार किया गया और उसे घुमाया गया कि देखो ये तो उनकी बहू है, भारत की अपने ही बीच की महिला जो उनके छोटे बेटे की पत्नी थी, उसको भारत के लोगों ने बहू नहीं माना, लेकिन इसको इस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया जैसे यही बहू है। वो कैसी भी थी लेकिन भारतीय थी, भारतीय पिता थे उसके, लेकिन इसका कोई पता नहीं, लेकिन इसको बहू बना के घुमाया, क्योंकि हमारे यहाँ भावनाओं से बहुत खेला जाता है। सफेद साड़ी पहन के घूम रहे तो बरिक हो गया। अब आजकल सुना है कि उनकी पोती जो है वो ये कहती है कि मैं तो उनकी इंदिरा गांधी की वारिस हूं, इसलिए कि मेरी नाक उनसे मिलती है। ये अजीब कहानी है। मतलब ये देश में राजनीति का लेवल है हमारे यहाँ कि उनकी नाक मिलती है तो भाई इसको प्रधानमंत्री बना दो, और ये मूर्ख पप्पू जो है वो राजीव का बेटा है तो उसको बना दो। जैसे कोई हमें उपहार में कोई चीज देनी है, उपहार में देनी है तो उसे कोई टॉय दिला दो, कोई खिलौना दिला दो यार, देश को खिलौना मत बनाओ यार। तो सवाल यह है कि कितने मुकदमे इन पे चल रहे हैं, कैसे कैसे मुकदमे चल रहे हैं, क्या सच में उन पे कोई एफआईआर हुई है, क्या सच में कोर्ट में कोई फैसला है, क्या कुछ सिर्फ दिखाने के लिए हेरल्ड केस में हुआ मामला और फिर जमानत मिल गई और वो घूम रहे। और वो हमारे यहाँ तो किसी को जमानत मिलती है वो बेचारा समाज में बाहर नहीं निकलता है, यहाँ तो धड़ल्ले से क्या कहते हैं सारे काम हो रहे हैं दुनिया के और नए नए कार्य हो रहे हैं। मैंने तो इसके अलावा उस मुद्दे को भी उठाया कि आपने एक दुश्मन देश के साथ में
पार्टी टू पार्टी कैसे समझौता कर लिया है और वो चल रहा है। देश में संकट है डोकलाम का और लड़का वहां उस देश के हाई कमीशन से मिलने जा रहा है। तो ये इस पस मंजर में अगर आप देखें तो हमें लगेगा क्या हम बनाना स्टेट है, क्या ये देश है भी, क्या देश में संविधान है, देश में सरकार है, देश में रूल ऑफ लॉ है कि नहीं है। लेकिन गरीब आदमी की फांसी का, गरीब आदमी के बलात्कार की सजा का, गरीब आदमी की चोरी का तत्काल हो जाता है। और जैसा कि आपने शुरू में कहा कि जो ओरिजिनल गांधी थे उनके परिवार की एक लड़की ने जो घपला किया, जो चीटिंग की, उसमें उतने करोड़ रुपए वसूले भी गए और 7 साल की सजा हो गई। यहां तो एक बड़ा क्लास चीज है, उसकी मैं इसलिए बता रहा हूं कि मुझे जब कुछ एक आईजी डीआईजी से मेरी एक बात हुई मध्य प्रदेश में, तो उन्होंने कहा कि एक बड़ा रूप यह है कि आपने 50 लोगों को मारा, प्रॉपर्टी छीनी, सब कुछ कर लिया और उस प्रॉपर्टी को बना के अपने घर वालों को दे दिया। अब आप घूम रहे हैं तो आप पे मुकदमा चल रहा है, प्रॉपर्टी वैसे ही है। आप 10 साल 5 साल रह भी गए जेल में तो कोई फर्क नहीं, आपने करोड़ों की प्रॉपर्टी बना ली। तो बना फिर ये लिया। योगी से उन्होंने कहा कि हमने योगी के दौर में देखा कि ये प्रॉपर्टी भी डैमेज कर रहे हैं जिससे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर टूटता है। ये मध्य प्रदेश के डीआईजी ने भी करना शुरू कर दिया। तो मेरा कहना यह है कि लालू ने अगर करोड़ों का घोटाला किया तो आपने फाइन लगा दिया 10,000 रुपए और 10 साल की सजा। वो 10 साल अगर जेल में भी रहे आए मेरे भाई, तो करोड़ों करोड़ों उनकी अरबों 7 पुश्तों का आपने इंतजाम कर दिया। तो ये जो राजनीति है, इसमें राजनीति से ज्यादा जुडिशरी का भी रोल है। सरकारें जब करती हैं तो उसको ये हो सकता है कि भाई ये पॉलिटिकल आप दूसरे से ले, लेकिन जो केसेस हैं उसमें कोर्ट इतनी देर में क्यों फैसला देती है, उसमें क्यों आप इनको जमानत दे देते हैं। आप एक आम आदमी को तो जमानत आप नहीं देते हैं। तो ये वही बात जो आपने शुरू में कहा कि अगर ये चोर है, चीटिंग की है, तो बाहर क्यों है, और बाहर है तो फिर मुकदमा इन पे क्यों चल रहा है। तो उन मुकदमों की बारीकियां मैं चाहता हूं आप बताएं, वो किस स्टेज पे हैं और किस किस्म के मुकदमों में हैं। क्या वो सच में सोनिया गांधी, जिसने भारत की तमाम पुरातत्व की मूर्तियों को किस तरीके से यहां से बाहर भेजा, किस तरीके से यहां मनमोहन सिंह के जमाने उत्तर प्रदेश के अंदर इन्हें पता चल गया खजाना है तो वहां खुदाई करवा दी खजाने की लेकर के। तो ये तमाम सारी चीजें हैं कि क्या इस देश की तमाम संपत्तियों को लूटना, ट्रेजर को लूटना, एक्सचेकर को लूटना और राजीव गांधी फाउंडेशन में जनरल बजट से 100 करोड़ रुपए का आवंटन करा लेना, हर मिनिस्ट्री से उसमें डोनेशन डलवाना, ये कोई पूछने वाला नहीं है। आप एक छोटी सी एनजीओ बना लिए तो 50 आपसे कहेंगे आपके पास ये नहीं है, आपके पास वो नहीं है। लेकिन भारत सरकार का जो बजट होता है, उस बजट में 100 करोड़ रुपए आवंटन है राजीव गांधी फाउंडेशन में, और उसमें क्या करा जाता है, किन लोगों को बांटा जाता है। तो मेरा आपसे प्रश्न ये है कि जो पृष्ठभूमि मैंने बनाई है, उस पृष्ठभूमि के बाद इन मुकदमों की हालत क्या है और कौन कौन से मुकदमे इन पे चल रहे हैं, क्या उसकी लीगल स्थिति है, और उसमें अगर आगे नहीं बढ़ रहा है तो क्या हम ये माने कि कोर्ट भी लीनियंट है, या कोर्ट भी उसका संज्ञान नहीं लेना चाहती है, या कोर्ट भी इनके दादा परदादा के किए हुए एहसानों के तले दबी हुई है। अश्वनी भाई। भाई साहब, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर अयोध्या में वो जो ढांचा था, अगर वो नहीं गिराया गया होता और हम ये चाहते कि उसी ढांचे के अगल बगल 4 पिलर खड़ा करके, 2 बाएं 2 दाएं, 2 इधर लेफ्ट 2 राइट पिलर खड़ा करके एक मंदिर बनाए, तो क्या हम भव्य मंदिर बना पाते? मेरे समझ से नहीं बना पाते। आज अयोध्या में भव्य मंदिर इसलिए बन रहा है कि वो ढांचा गिरा दिया गया। उसी तरीके से जो वर्तमान हमारे यहां जुडिशियल ढांचा है, जो वर्तमान हमारे यहां पुलिस का ढांचा है, इसमें आप थोड़ा मोड़ा अमेंडमेंट करके, थोड़ा उसको पुलिस को टाइट करके, धमकी देके, अब ये अलग बात है योगी जी अपने अपने दम पे घर भी गिरवा दे रहे हैं, अपने दम पे जो है बुलडोजर भी चलवा दे रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन ये जो ढांचा है, ये ढांचा अच्छा नहीं है। ये ढांचा जो बना है, जो अंग्रेजों ने बनाया था, मैकाले ने 1860 में बनाया। भारत में अभी लॉ कमीशन चल रहा है भाई साहब, ये लॉ कमीशन अंग्रेजों ने शुरू किया था, और जो पहला लॉ कमीशन बना था भारत में 1850 में, उसके पहले जो चेयरमैन थे वो लॉर्ड मैकाले थे। तो बेसिकली लॉर्ड मैकाले को यहां लाया इसलिए गया था, वो बंदा एजुकेशनिस्ट भी था, वो बंदा जूरिस्ट भी था, संविधान का भी अच्छा ज्ञान था और उसको एजुकेशन सिस्टम का भी ज्ञान था, बहुत टैलेंटेड बंदा था वो, इसीलिए उसको यहां प्लांट किया गया था। तो उसने यहां 2 तरीके से सिस्टम क्रिएट किया, एक तो ये कि यहां के एजुकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना, और एक ऐसा जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना कि जिससे कि लूटने में आसानी हो। अब उसने 1860 में एक इंडियन पिनल कोड बनाया जो आज भी चल रहा है, एक उसने 1861 में पुलिस एक्ट बनाया, वो आज भी चल रहा है,
1872 में उसने एविडेंस एक्ट बनाया, आज भी चल रहा है। हमारे देश में पहले जिले उले नहीं होते थे, उसने डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किया और जिला की यूनिट बनाया, और उसका जो मुखिया था उसको कहते हैं कलेक्टर। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टैक्स कलेक्ट करने के लिए कलेक्टर बना दिया। फिर उसके नीचे तहसील बनाई, तो तहसील में टैक्स कलेक्ट करने के लिए डिप्टी कलेक्टर बना दिया, और उसके नीचे जो छोटी वाली यूनिट थी वो बनाया थानेदार। तो थानेदार जो था वो पुलिस, अपने एरिया का जो थाना होता था वहां से टैक्स कलेक्ट करता था। और बेसिकली जो पुलिस क्रिएट की गई थी वो केवल कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर को सुरक्षा देने के लिए, वो केवल और केवल यहां जो लोग टैक्स देने से मना करें उनको पीटने के लिए। तो जो पुलिसिंग सिस्टम था वो वसूली करने के लिए था। अब चूंकि आज भी वो चल रहा है, तो उससे यह हुआ कि जो पुलिस पहले अंग्रेजों की गुलाम थी, जो पहले अंग्रेजों के इशारे पे नाचती थी, वो सत्ता के इशारे पे नाचने लग गई। फर्क इतना ही पड़ा। आप देख लीजिए, बंगाल में हिंसा हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, व्याभिचार हो रहा है, फांसी पे लटकाया जा रहा है, लेकिन अभी आपने कभी बंगाल में सुना कि पुलिस ने एक डंडा भी चलाया हो या कोई आंसू गैस का गोला भी चलाया हो? फायरिंग करना, हवाई फायरिंग करना तो बात की बात है, पुलिस ने डंडा भी नहीं चढ़ाया। वहां भीड़ निकलती है, सांसदों का घर, सांसदों की गाड़ी तोड़ देती है, सांसदों पे हमला कर देती है, और खासतौर पे जो घुसपैठिए हैं वहां एकदम खुला खेल फरुखाबादी कर रहे। उसके बाद भी पुलिस शांत है। क्यों शांत है? क्योंकि वो 1861 का पुलिस एक्ट है, जिसकी वजह से पुलिस सत्ता की गुलाम बनी हुई है। थोड़ा सा अगर पुलिस ने अपने तरफ से कुछ भी किया, उसको रातों रात उठा के ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब मैं आता हूं इस विषय पे, जिस आपको जो आपने एक लार्जर पर्सपेक्टिव रखा है कि आखिर ये संविधान और कानून से ऊपर क्यों है। तो जिस तरीके से यहां लॉर्ड कर्जन संविधान के ऊपर होता था, वायसराय संविधान कानून के ऊपर होता था, क्योंकि वही कानून आज भी चल रहा है, तो ये एक तरीके से इसको आप अंग्रेजी वर्जन मान लीजिए, ये ब्रिटिश वर्जन की महिला का आप मान लीजिए कि ये भी उस तरीके से वायसराय कह लीजिए, इसको जो भी कह लीजिए, कि वही चल रहा है। जब तक हम इस ढांचे को खत्म नहीं करेंगे तब तक इसमें छोटा छोटा अमेंडमेंट करके कोई फायदा नहीं होगा। जैसे केंद्र सरकार ने एक कमेटी बनाई है कि हम इंडियन पिनल कोड को रिव्यू करेंगे। हमारा यह कहना है कि इंडियन पिनल कोड को रिव्यू करने से कोई फायदा नहीं होगा, इंडियन पिनल को बदलने से फायदा होगा। आप इसमें छोटा मोटा पैच लगा के, मैंने उदाहरण आपको दिया कि जो ढांचा था अयोध्या में बाबरी मस्जिद या जो भी कह लीजिए, उसमें छोटा छोटा पैच लगा के भव्य राम मंदिर नहीं बन सकता था। अब भव्य राम मंदिर इसलिए बन गया कि उसको ढहा दिया गया। सिमिलरली यहां पे 1947 से पहले सभी बने बने कानून को खत्म करने की जरूरत है। उसको इसीलिए 8 अगस्त को, आगामी 8 अगस्त को, जिस दिन भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, उसकी वर्षगांठ पे हम यहां भ्रष्टाचार भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। और हम 8 अगस्त को जंतर मंतर पे हम सब लोग मिलके, आपसे सबके आपके आशीर्वाद से हम सब लोग रहेंगे वहां पे, और सब लोग वहां आए। हम इन अंग्रेजी कानूनों को जलाएंगे। लगभग 200 कानून है, मैंने उसको फेसबुक पे शेयर कर दिया है। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा आप अपने भी फेसबुक पे डाल दीजिएगा उनकी लिस्ट, जिससे सब लोग अपने अपने घर से एक एक उसका प्रिंट आउट निकाल के ले आए। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं सारे कानूनों का प्रिंट आउट लेके जंतर मंतर में पहुंच पाऊं। सब लोग एक एक कानून, और सारे कानून है वो पीडीएफ फॉर्म में गूगल पे है, सब लोग एक एक कानून की प्रिंट आउट ले ले आए, माचिस अपने घर से ले आए, अपने हाथ से जलाएं। उनको भी कम से कम उनके आने वाली पीढ़ियों को भी बता सकेंगे कि मैंने जाके जंतर मंतर फला कानून जला के आया हूं जो अंग्रेजों का बनाया था। तो इसको, और जहां तक ये अभी जो चल रहा है, देखिए सारा खेल पैसे का है। देश विरोधी सारे ट्वीट होते हैं भाई साहब, सबकी फंडिंग हो रही है काले धन से, हवाला से। जितने भी देश विरोधी लेख लिखे जाते हैं उनकी फंडिंग हो रही है काले धन हवाला से। इवन फेसबुक पोस्ट करने के लिए बहुत सारे लोग पैसा लेते हैं, तब जाके फंडिंग वो पोस्ट करते हैं। जितने भी आपके फिल्में बनी, देश विरोधी फिल्में या सनातन को बदनाम करने वाली फिल्में, सबको फंडिंग हुई काले धन से, हवाला से। जितने वेब सीरीज आज की डेट में बन रहे हैं, देश विरोधी वेब सीरीज, खासतौर पे दलित बनाम सवर्ण करने के लिए, अगड़ा बनाम पिछड़ा करने के लिए, या ये दिखाने के लिए कि नहीं ये ब्राह्मण तो हमेशा जो है शोषण करते हैं इनका, या क्षत्रिय शोषण करते हैं, वो जो पूरा हिसाब किताब है, सबकी फंडिंग काला धन से, हवाला से होती है। हमारे यहां आम जनता चूंकि फिल्म देखती है, उसको सब कुछ असली नजर आता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा कि ये जो फिल्में बनाई जा रही हैं, ये देश को बर्बाद करने के लिए, सनातन धर्म को जाति के आधार पर तोड़ के खत्म करने के लिए, सबकी फंडिंग काला धन हवाला से होती है। इसलिए जो मेरा अपना अनुभव है कि आज ये गांधी परिवार जो बाहर बैठा हुआ है, या गांधी परिवार अपनी ब्रांडिंग करा रहा है, इसके पीछे केवल और केवल काला धन और हवाला है। इस देश में दो ही खतरा है,
एक खतरा है करप्शन, दूसरा है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। लेकिन मैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से भी बड़ा खतरा करप्शन को मानता हूं, सबसे बड़ा खतरा। आप कोई भी देश विरोधी एक्टिविटी उठा के देख लीजिए, जितने भी तरीके के जिहाद चल रहे हैं, भाई लव जिहाद इस समय चल रहा है। वो पता चला अब्दुल मियां 300 रुपए दिन भर में कमाते हैं और उनका बेटा 5 लाख रुपए की बाइक लेके घूम रहा है, 1 लाख रुपए का फोन उसके हाथ में है, ठीक है, 10-10 हजार रुपए का जीन्स और टी शर्ट है, 10 हजार रुपए का बढ़िया चश्मा है, और कॉलेज के चक्कर लगा रहा है। वो कहां से आ रहा है? अब्दुल मियां तो दे नहीं पाएंगे उसको, तो वो तो दिन भर में 300 रुपए कमाते हैं कबाड़ बीन के या पंचर बना के। तो ये पूरी की पूरी फंडिंग लव जिहाद की आ रही है काले धन से, हवाला से। इसी तरीके भारत में लैंड जिहाद चल रहा है। जितनी खाली जमीनें मिल रही हैं, खासतौर पे थोड़ा सुदूर एरिया में, जंगलों में, इंटीरियर एरियाज में, उड़ीसा में, असम में, जो थोड़ा शहर से दूर है, बड़े पैमाने पे सड़क के किनारे कब्जा किया जा रहा है और वहां कुछ न कुछ बनाया जा रहा है। मजार बनाई जा रही है, दरगाह बनाई जा रही है, मस्जिद बनाई जा रही है, कब्रिस्तान बनाया जा रहा है, जो कुछ बनाया जा रहा है सबकी फंडिंग कालाधन हवाला से हो रही है। इसी तरीके से यहां पे जितने भी आपके घुसपैठ माफिया हैं, जो घुसपैठ करा रहे हैं, उनको भी फंडिंग हो रही कालाधन से, हवाला से। जितने धर्मांतरण माफिया है, मिशनरीज जितनी भी है, सबको मोटा पैसा आ रहा है कालाधन हवाला से। तो ये जो गांधी परिवार भी बचा हुआ है, ये केवल और केवल इसलिए बचा हुआ है, हमने ऐसा सिस्टम नहीं डेवलप किया है कि हम इस देश से कालाधन खत्म कर सके, हवाला खत्म कर सके और बेनामी संपत्ति खत्म कर सके। एक बात मैं जरूर आज बताना चाहूंगा भाई साहब, भारत का टोटल बजट 70 लाख करोड़ है, 70 लाख करोड़, केंद्र और राज्य टोटल मिला के। और इस आंकड़े ये बताते हैं इस पूरे बजट का 20% ब्लैक मनी कन्वर्ट हो जाता है। मतलब 20% वो टेंडर होगा तो टेंडर से वो चला जाएगा, कोई बोली लगेगी उससे चला जाए, जो भी है, जैसे भी हो रहा है। इस बजट का 20% का मतलब यह हुआ कि 70 लाख करोड़ का 20% हुआ 14 लाख करोड़। अब ये जो 14 लाख करोड़ काले धन में कन्वर्ट हो रहा है, ये इसका एक बड़ी मात्रा में ऑन एन एवरेज लगभग इसका 5 लाख करोड़ के आसपास भारत में देश विरोधी गतिविधियों में जा रहा है। 70 लाख करोड़ का बजट है, उसमें से 20% के लगभग ब्लैक मनी कन्वर्ट हो रहा है, कमीशन में जा रहा है, घूसखोरी में जा रहा है, दलाली में जा रहा है, और उस 14 लाख करोड़ में से लगभग 5 लाख करोड़ आपका देश विरोधी गतियों में जा रहा है, देश को बर्बाद करने के लिए जा रहा है, देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए जा रहा है। और आप इसका देखो, जितने भी घोटाले हुए सब में, चाहे वो 2G घोटाला 1,76,000 करोड़ का हुआ, चाहे वो 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, या 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला हुआ, सब में इस परिवार को मोटा हिस्सा गया। उस समय कांग्रेस के जमाने में तो जो टेंडर होते थे वो पर्चियों पे चलते थे, वो पर्ची जाती थी और वहीं से डिसाइड होता था कि ये कोयले की खदान किसको देनी है, 2G का स्पेक्ट्रम किसको देना है, कौन सी खदान किसको देनी है, कौन सा स्पेक्ट्रम किसको देना है, सब कुछ पर्ची पे चलता था। और वो पर्ची पे जैसे कहते नहीं, साइन भी नहीं होती थी, बस राइटिंग, सरदार जी केवल राइटिंग पहचान लेते थे कि मैडम का आ गया है, ये मैडम का आ गया है, 2G इसको दे दो, यहां वाली कोयला खदान यहां दे दो, यहां की बालू खदान यहां दे दो, यहां की सोने की खदान इसको दे दो, वो चल रहा खेल। और उसकी वजह से ये परिवार इतना सशक्त हो गया कि इसने भारत के अंदर ही लोगों को इतना पाल लिया है, हर एक क्षेत्र में पाला हुआ है, मीडिया में पाला हुआ है, पत्रकारिता में पाला हुआ है, नेताओं को इसने खरीद रखा है, खिलाड़ियों को खरीद रखा है ब्रांडिंग करने के लिए, क्रिकेट खिलाड़ियों को खरीदा हुआ है, हर एक फील्ड में इसने ऐसा है, सोशल एक्टिविस्ट पाला हुआ है, एनजीओ वालों को अपने पाल रखा है इसने। तो सबको इसने ले दे के एक अपना, अच्छा हुआ यह है कि सबको थोड़ा थोड़ा दे दिया है, अब देने के बाद जो इसके चंगुल में आ गया वो मजबूर है, अगर काम नहीं करेंगे तो सबका वीडियो भी इनके पास है, सबका कोई न कोई सबूत भी है लेने देने वाला, तो फंसा देंगे। इसका जो मुझे समाधान समझ में आता स्थायी, कि सबसे पहले तो सरकार एक कमेटी बना दे, और बहुत आसान है, पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म करना कोई रॉकेट साइंस नहीं भाई साहब। भारत में लगभग 1000 के आसपास रिटायर्ड आईएएस घर में बैठे हुए, रिटायरमेंट के बाद उनके पास कोई काम नहीं है, वो सुबह वॉक करते हैं, दिन भर बस बैठ के बेचारे टीवी भी देख रहे हैं, कोई काम नहीं उनके पास वो। और उसमें 1000 में से मैं जो 1000 बता रहा हूं, ये इसमें कोई कैबिनेट सेक्रेटरी है, कोई चीफ सेक्रेटरी रहा है,
कोई फूड सेक्रेटरी रहा है, कोई लॉ सेक्रेटरी, इस सीनियर ऑफिसर्स लगभग 1000 के आसपास आईपीएस, मेरी आईपीएस एसोसिएशन वालों से बात हुई तो वो कह रहे हैं कि लगभग 1000 आईपीएस है जो डीआईजी, आईजी, डीजीपी, एडीजी इस लेवल के लोग घर में बैठे हुए। ऐसे ही लगभग 500 के आसपास हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर होकर बैठे हुए। चलो 500 में से मान लीजिए इनके बहुत पालतू होंगे तो कम से कम उसमें 200 तो ठीक निकल आएंगे जो वास्तव में ईमानदारी से काम करेंगे। हमारे आप जैसे लोग भी बिना पैसा लिए फ्री में काम करने के लिए तैयार हैं, ड्राफ्ट बना के देने के लिए तैयार हैं, अपनी ओपिनियन देने के लिए तैयार हैं। हमारे जैसे लोग और भी हैं जो अमेरिका में क्या कानून चल रहा है, सिंगापुर में क्या चल रहा है, उसको हम बना के देने के लिए तैयार हैं फ्री में। सरकार केवल और केवल ये एक बार डिक्लेयर कर दे ऑफिशियली, अब हम पुलिस रिफॉर्म करेंगे, हम जुडिशियल रिफॉर्म करेंगे, हम यहां पे इलेक्शन रिफॉर्म करेंगे, आप लोगों के पास जो अच्छे से सुझाव आप दीजिए, हम उसको लागू करेंगे। इतना अगर सरकार कर दे तो सुझाव की कमी नहीं है, बहुत सुझाव आ जाएंगे। लेकिन होता क्या है भाई, हर व्यक्ति को अपना श्रेय लेना चाहिए। अगर डॉक्टर अच्छा इलाज कर रहा है तो उसका श्रेय सांसद को नहीं जाना चाहिए, डॉक्टर को जाना चाहिए। अगर हमारे वैज्ञानिकों ने अग्नि और ब्रह्मोस बनाया तो उसका श्रेय सरकार को नहीं जाना चाहिए, उसका श्रेय वैज्ञानिक को जाना चाहिए। अगर ये वैक्सीन बन गई 7 महीने के अंदर इतनी अच्छी तो इसका श्रेय सरकार को नहीं, इसका श्रेय तो डॉक्टर को जाना चाहिए, वैज्ञानिक को जाना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत ये मत है कि सांसदों को श्रेय केवल एक बात का मिलना चाहिए कि उन्होंने सब दुनिया का कौन से अच्छा कानून बनाया। और ये बड़े दुख के साथ कह रहा हूं, अगर हम वैज्ञानिक फील्ड में देखें, हम कम से कम 20 ऐसी चीजें बता सकते हैं जो हमने दुनिया की सबसे अच्छी बनाई है। मेडिकल फील्ड में कम से कम 20 ऐसी चीजें हैं जो हम गर्व से क्या कहते हैं हमारे डॉक्टरों ने उसका इलाज कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश हम एक भी कानून ऐसा नहीं बता सकते जो हमने दुनिया का सबसे अच्छा बनाया हुआ है। और भारत में 788 सांसद हैं, लोकसभा राज्यसभा मिला के 788 सांसद। सांसदों की मूल ड्यूटी है केवल और केवल कानून बनाना। वो लॉ मेकर कहे जाए, संविधान में उनको लॉ मेकर कहते हैं। उनको ये स्ट्रीट लाइट ठीक कराना, पार्क की पेंटिंग कराना और जिम का उद्घाटन करना और ब्यूटी पार्लर में जाके फीता काटना, ये उनकी ड्यूटी नहीं है। वो लॉ मेकर है। उनको, उनके ऊपर हर साल करोड़ों रुपए खर्च होता है, उनको फ्री की गाड़ी, फ्री का बंगला, खाना बनाने वाला, सिक्योरिटी, सब कुछ दिया जाता है। उसका केवल और केवल एक कारण है कि संविधान कहता है कि ये सबसे अच्छे कानून बनाएंगे। लेकिन हम, ये शर्म की बात भी है, एक भी कानून सरकार सीना ठोक के नहीं कह सकती कि यह कानून हमारा अमेरिका, फ्रांस या जर्मनी से बढ़िया है। एक भी कानून। अगर हमने केवल नकल किया होता, अकल नहीं लगाते, केवल नकल किया होता, फ्रांस, चाइना, सिंगापुर, भाई जो देश फटाफट डेवलप कर गए तो कुछ तो उन्होंने अच्छा किया ही। हम उनका जुडिशियल सिस्टम क्यों नहीं अडॉप्ट कर रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही। हम फ्रांस से हजारों करोड़ रुपए देके राफेल खरीद रहे हैं, लेकिन फ्रांस का कट्टरवाद विरोधी कानून फ्री में क्यों नहीं ले रहे। हम अमेरिका से हजारों करोड़ रुपए देके हथियार खरीदते हैं, अमेरिका का जुडिशियल सिस्टम क्यों नहीं लागू करते जहां हर एक साल के अंदर मुकदमों का फैसला हो जाता है। हम सिंगापुर का भ्रष्टाचार विरोधी क्यों नहीं भारत में लागू करते। हम चाइना से घुसपैठ नियंत्रण कानून, धर्मांतरण नियंत्रण कानून क्यों नहीं लागू करते। आखिर क्या कारण है कि भारत में ही घुसपैठ होती है। आखिर ये म्यांमार से निकलते हैं तो बगल भूटान भी है, वहां क्यों नहीं चले जाते, चाइना क्यों नहीं चले जाते, ये भारत ही क्यों आते हैं। क्योंकि यहां पे सबको पता है ये कानून घटिया है, सबको पता यहां कुछ भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको पता अंग्रेजों का कानून घटिया चल रहा है। लूट लो, कोई सा शराब माफिया हो, नशा माफिया हो, ड्रग माफिया हो, चाहे घुसपैठ माफिया हो, चाहे धर्मांतरण माफिया हो, आज तक किसी की भी 100% प्रॉपर्टी सीज नहीं हुई। आजाद भारत में कोई एक नाम ऐसा नहीं है, जबकि घोटाले तो A to Z हो चुके हैं, लिस्ट है पूरी घोटालों की। किसी एक भी मामले में काला धन, बेनामी संपत्ति आज से 100% जब्त नहीं हुई। क्यों? हमने ऐसा कानून ही नहीं बनाया। अच्छा, बड़ी अच्छी बात यह, अभी पिछले 2 दिन से राम मंदिर के मामले में भ्रष्टाचार की बात हो रही है कि भ्रष्टाचार हुआ। लेकिन ये भ्रष्टाचार करने वाला कोई भी हो, इधर का मतलब आरोप लगाने वाला कोई भी हो, कभी वो ये नहीं कहेगा कि सरकार कठोर कानून बनाए। तो हमारे देश में भ्रष्टाचार के मामले में तू मैं होगा, भ्रष्टाचार के ऊपर आरोप प्रत्यारोप होगा, भ्रष्टाचार के ऊपर नूरा कुश्ती होगी, लेकिन कोई पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म की मांग नहीं करेगा। कोई ये नहीं कहेगा कि भैया कानून घटिया बदलो, ये 3 से 7 साल की सजा का कानून इनइफेक्टिव है, आज तक किसी को सजा ही नहीं हुई,
बड़ी सीधी सी बात है, अगर कोई बीमारी है और उस बीमारी से एक पर्टिकुलर दवा खाने से वो इलाज नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर की ड्यूटी क्या है? उस दवा को कंटिन्यू करे या उसको दवा को बदले। अगर हम हमारे शरीर में कोई रोग है, कब्ज है या कुछ भी है, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं और डॉक्टर दवा बदल ही नहीं रहा है, ना मेरा कब्ज ठीक हो रहा है, ना डॉक्टर दवा बदल रहा है, तो कब्ज कंटिन्यू बना हुआ है। ऐसे थोड़ी होता है। इसी तरीके से सरकार की ड्यूटी है कि जो समस्याएं भारत में हैं, अगर वो जो वर्तमान कानून से ठीक नहीं हो रहे हैं, अगर वर्तमान कानून से सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वाड्रा गांधी, रॉबर्ट वाड्रा जेल नहीं जा पा रहे हैं, तो सरकार की ड्यूटी है कि उसको बदले, कानून को बदले। कानून बदलने से किसने रोका हुआ है? अगर हम अमेरिका की तर्ज पे यहां पे काला धन, बेनामी संपत्ति, आयसरी संपत्ति 100% जब्त करने कानून बना दे, भ्रष्टाचारियों को चीन में फांसी होती है, अगर फांसी देने आजीवन कारावास कानून बना दे, तो ये राहुल, सोनिया, प्रियंका, वाड्रा खुद ही भाग जाएंगे, रातों रात भाग जाएंगे। शाम को 6 बजे बिल पास होगा, राष्ट्रपति के साइन नहीं होंगे, उसके पहले ये इटली भाग जाएंगे। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं। ये भारत में रुके इसलिए है क्योंकि इनकी मन माफिक वाला कानून चल रहा है, और इसलिए देश को आगे आना पड़ेगा। मैं आप इसलिए कह रहा हूं, मोदी जी बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, करना चाहते होंगे, लेकिन हमें अपना कम से कम एक जन दबाव तो दिखाना पड़ेगा ना। मोदी जी के हाथ तो मजबूत करना पड़ेगा। हम लोग क्या सोच रहे हैं, हम घर में बैठे हैं, मोदी जी कर दे। अरे आप समझ में क्यों नहीं आ रहा भैया? आपको क्या लग रहा है मोदी जी के ऊपर कोई दबाव नहीं होगा? क्या पता राष्ट्रीय दबाव है, क्या पता अंतरराष्ट्रीय दबाव है। जब सड़क पे निकलोगे तो मोदी जी को भी तो कम से कम ये रहेगा कि देखो पूरा पूरा भारत सड़क पे आ गया है कानूनों को बदलने के लिए, अब तो बदलना ही पड़ेगा। तो हमें, अगर हम चाहते हैं कि बदलाव हो, तो घर में बैठे बैठे नहीं होगा, हमें आपको निकलना ही पड़ेगा। और भाई साहब, यहां पे केवल मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं जब तक नहीं होंगी और ट्रांसफॉर्मेटिव नहीं होंगी, रिपेयर वाले से काम नहीं चलेगा। अब तो इसको जलाना पड़ेगा, इस वर्तमान व्यवस्था को, इसकी जगह नई व्यवस्था लाना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। और अगर हम वास्तव में यहां पे जुडिशियल रिफॉर्म कर दें, इलेक्शन रिफॉर्म कर दें, टैक्स रिफॉर्म कर दें, तो आपको ये कश्मीर का अब्दुल्ला परिवार यहां बैठा नजर नहीं आएगा। ये महबूबा मुफ्ती यहां जो बैठ के अलगाववादियों का समर्थन करती, मैं आपको 100% कहता हूं, अगर ये भाग न जाए लंदन तो मैं आजीवन मुंह नहीं दिखाऊंगा। ये बैठी केवल इसलिए है कि उसको पता है यहां कानून में कोई दम नहीं। ये अब्दुल्ला बैठ के यहां पे अलगाववादियों का समर्थन करता है क्योंकि उसको पता है इस कानून में कोई दम नहीं है, हमको कोई पकड़ नहीं सकता। ये घुसपैठिए यहां बैठे हुए, घुसपैठियों के जो मददगार बैठे हुए, उनको पता है इस कानून में कोई दम नहीं है, हमको कोई पकड़ नहीं सकता। बड़ी सीधी सी बात है। हमने नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाया नहीं। अब आप ये बताओ कि गांधी परिवार के खिलाफ गवाही कौन देगा? कौन जाएगा गवाही देने? है किसी की इतनी हिम्मत जो गांधी परिवार के खिलाफ जाके गवाही दे दे? है किसी की इतनी हिम्मत जो अब्दुल्ला के खिलाफ जाके गवाही दे दे? है किसी की इतनी हिम्मत जो महबूबा के खिलाफ गवाही दे दे? है किसी की इतनी हिम्मत जो बंगाल में नारदा सारदा घोटाला हुआ, चिटफंड का इतना बड़ा घोटाला, उसमें ममता बनर्जी के खिलाफ जाके गवाही दे दे? है किसी की इतनी हिम्मत जो वोहरा कमेटी में जो नाम आ चुका है कई सारे नेताओं का? मतलब सोचिए जरा इस देश का दुर्भाग्य। दाऊद के गुर्गे मुख्यमंत्री बन जाते हैं और इस देश की जनता जाति के आधार पर उसका सपोर्ट करती रहती है। दाऊद के दो गुर्गे मुख्यमंत्री बने, एक महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री दाऊद का गुर्गा बना, दूसरा गुजरात का मुख्यमंत्री बना। दाऊद के दो गुर्गे। जिस दाऊद ने 1993 में बम ब्लास्ट कराया, वोहरा कमेटी उसके ऊपर बनी, वोहरा कमेटी की सेंसिटिव रिपोर्ट आई, और वोहरा कमेटी, जरा सोचिए कितना वो सीक्रेट है, कितना दबाव है कि वर्तमान सरकार भी उसको पार्लियामेंट पे टेबल नहीं कर पा रही है। 110 पेज की रिपोर्ट है वोहरा कमेटी की। तो अगर जब तक जनता सड़कों पे नहीं आएगी, कहेगी वोहरा कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करो, जब तक जनता सड़कों पे नहीं आएगी, कहेगी नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाओ, जब तक जनता सड़कों पे नहीं आके कहेगी कि काला धन, बेनामी संपत्ति 100% जब्त करने के लिए कानून बनाओ। अगर हमने केवल एक काम किया होता भाई साहब, और 2000 में, तो मैं सोच रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी कितना दबाव होगा। 2018 में प्रधानमंत्री जी ने हिंदुस्तान टाइम्स के समिट में सार्वजनिक रूप से कहा था, वो मैंने वो वीडियो भी ट्वीट किया है,
कल ट्वीट किया था कि हम आधार को प्रॉपर्टी से लिंक करेंगे सार्वजनिक रूप से, और मेरी पीआईएल भी चल रही है कि आधार को प्रॉपर्टी से लिंक किया जाए। लेकिन आप सोचिए जरा कि कितना दबाव है उनके ऊपर कि उस पर निर्णय नहीं हो पा रहा है। तो ये जनता क्यों नहीं समझती है कि सब लोग मोदी जी नहीं है, सब लोग मोदी जी नहीं है। एक मोदी जी है, उनके पास कोई ना आगे न कोई पीछे, न कोई कुछ न कुछ, लेकिन बाकी लोग हैं जिन्होंने बनाया हुआ है बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी। जनता आके दिखाए कि नहीं, हम चाहते हैं बदलाव, चाहते हैं, हम चाहते हैं। अगर हमने 50,000 रुपए से महंगी संपत्ति को आधार से लिंक कर दिया होता, जैसा प्रधानमंत्री जी ने 2018 में अपने सार्वजनिक भाषण में कहा था, कम से कम भारत में 20 लाख करोड़ की बेनामी प्रॉपर्टी मिलेगी। कम से कम प्रॉपर्टी का रेट कम से कम 25% गिर जाएगा। ये मकान, फ्लैट, अगर प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दे तो जो फ्लैट आज की रेट में 30,000 का मिल रहा है, वो मान लीजिए कम से कम आपको 20 से 25 लाख का, जो 30 लाख का मिल रहा है 20 से 25 लाख में मिल जाएगा। इतना पैसा ब्लैक मनी लगा हुआ है, इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर रखा है काले काले कुबेरों ने। अगर हम काला धन से आधार से प्रॉपर्टी को लिंक कर दें, सोने का रेट कम हो जाएगा, प्रॉपर्टी का रेट कम हो जाएगा, अपराध कम होगा, एक्सटॉर्शन कम होगा। आप जरा सोचिए, अगर हम इस देश में, जो प्रधानमंत्री जी कई बार कह चुके, अगर 5,000 रुपए से महंगी सामान को हम कैश लेन देन बंद कर दें, सबसे पहला काम होगा इस देश में एक्सटॉर्शन रुक जाएगा। क्योंकि एक्सटॉर्शन करने वाले करते क्या है, वो पैसा एक्सटॉर्शन करते हैं, 1 करोड़ 2 करोड़ लोगों से अगवा करके, बच्चों का अगवा करते लेते हैं। उस पैसे का क्या करते हैं, उस पैसे से वो कार खरीदेंगे, उस पैसे से वो बाइक खरीदेंगे, लग्जरी बाइक खरीदेंगे, उस पैसे से प्लॉट खरीदेंगे, उस पैसे से फ्लैट खरीदेंगे। अगर सरकार ये कानून बना दे कि 50,000 रुपए से महंगा सामान जहां भी आप कुछ खरीदोगे, इवन आप मोबाइल भी खरीदोगे तो भी आधार से लिंक हो जाएगा, और 5,000 रुपए से महंगा सामान आप कैश खरीद ही नहीं सकते, तो वो जो एक्सटॉर्शन करने वाला बंदा है, जिसने 1 करोड़ रुपए किसी से एक्सटॉर्शन कर लिया, किसी को किडनैप कर लिए, उस पैसे को क्या करेगा आप जरा सोचिए। जैसे वो भाई साहब उस पैसे को खर्च करने जाएगा, तुरंत वो इनकम टैक्स के राडार पे आ जाएगा। तुरंत आधार का जो दिल्ली में बैठे बैठे जो हेडक्वार्टर है मिनिस्ट्री ऑफ आईटी का, उसको वहीं से पता चलेगा कि बंगाल में फला आदमी जो इनकम टैक्स फाइल नहीं करता, कुछ नहीं कमाता, ना कोई इसकी नौकरी है, इसने 3 लाख रुपए की निंजा बाइक खरीदी है। ये दिल्ली में बैठे बैठे पता चल जाएगा, तुरंत उसको नोटिस चली जाएगी, भैया तूने कहां से दिखा, जरा तू 3 लाख रुपए कहां से मिले। तो 3 लाख रुपए मिले होंगे तो कट मनी वाला रहा होगा, तो वहां से मिलेगा। हमको अगर भ्रष्टाचार को एड्रेस करना है तो हमें 3-4 चीजें करनी पड़ेगी। पहला काम हमें करना पड़ेगा, 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करना पड़ेगा। 2016 में जो हुआ भाई साहब, वो इनफैक्ट नोट बंदी नहीं था, प्रधानमंत्री जी का मोटिव था नोटबंदी का, लेकिन उसमें इतने सारे लोग और थे, कुछ लोग अब नहीं है इस दुनिया में, उन्होंने बहुत चालाकी से उस नोटबंदी को नोट बदली करवा दिया। नोटबंदी का मतलब नोट बंद, जो प्रधानमंत्री जी का मोटिव था कि 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर देंगे, लेकिन उन्होंने कुछ लोगों ने उनको कन्विंस करके ये समस्या आएगी, वो आएगी, वो आएगी, उस नोटबंदी को कर दिया नोट बदली। क्योंकि पिछली बार 500 रुपए की नोट की बंद नहीं हुई थी, 500 के बदले नई 500 को मिला, 1000 के बदले नया 2000 मिला, तो नोटबंदी कहां हुआ, तो नोट बदली हुई। अगर नोटबंदी हुई होती तो मुझे लगता बहुत इफेक्ट पड़ता काले धन के ऊपर। इसी तरीके से अगर हम 5,000 रुपए, भाई ये गांधी परिवार है, जरा सोचिए, गांधी परिवार क्यों नहीं फंस रहा है कानूनों में, क्योंकि वो कैश खर्च कर रहा है, पूरा कैश पे काम चल रहा है। हमने कैश की कोई लिमिट तय नहीं किया। अगर हम ये कर दें कि 5,000 रुपए से महंगे सामान की परचेजिंग आप कर ही नहीं सकते हो कैश में, आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सब कुछ लगाना पड़ेगा, तो राहुल गांधी भी जब कुछ भी खरीदेंगे, ये तो चॉकलेट भी 5,000 रुपए से ऊपर की खाते होंगे, तो जैसे वो कुछ खरीदेंगे तुरंत राहुल गांधी महीने में कितना खर्च कर रहे हैं सरकार के पास आंकड़ा आ जाएगा। महबूबा मुफ्ती इस महीने में कितना खर्च कर रही है सरकार को पता चल जाएगा। उमर अब्दुल्ला कितना खर्च कर रहे हैं सरकार को पता चल जा रहा है। ये ओवैसी कितना खर्च करता है सरकार को पता चल जाएगा। तो ये जब तक 100 रुपए से बड़ी नोट बंद नहीं होगी, 5,000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद नहीं होगा, जब 50,000 रुपए से महंगी संपत्ति को आधार से लिंक नहीं किया जाएगा, और सबसे बड़ी बात, इन घटिया अंग्रेजी कानूनों की जगह नए कानून नहीं बनेंगे,
और काला धन बेनामी संपत्ति वालों को आजीवन कारावास फांसी का कानून नहीं बनेगा, तब तक इस देश में देश विरोधी लेख लिखे जाएंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे नारा लगता रहेगा। अब अफजल गुरु हम शर्मिंदा हैं, ये भी खेल चलता रहेगा। देश विरोधी यहां पे जो है मूवीज बनती रहेंगी, देश विरोधी आपके वेब सीरीज चलते रहेंगे, घुसपैठियों का कारोबार चलता रहेगा, माफियाओं का कारोबार चलता रहेगा, धर्मांतरण का खेल चलता ही रहेगा। सबका देश विरोधी कोई भी ऐसा काम नहीं है जो काले धन हवाले से नहीं चलता। कोई भी देश विरोधी काम ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शन के थ्रू नहीं होता। अब दिक्कत कहां से हो गई जरा समझिए इसको। मान लीजिए पहले एक अटैची ऐसी थी कि अगर उसमें हम 100 की नोट रखते थे तो 1 करोड़ आता था। अब अगर उसी अटैची में हम 2000 की नोट रखेंगे तो 20 करोड़ हो गया। तो हुआ क्या, इस नोटबंदी के बाद हवाला कारोबार बढ़ गया, क्योंकि हवाला कारोबार तो कैश में चलता है, हवाला कारोबार तो अटैची लेके लोग घूमते हैं। अब जहां वो एक अटैची में 1 करोड़ लेके जा रहा था, अब 1 करोड़, अब उसी अटैची में 20 करोड़ लेके जा रहा है। तो इसकी वजह से वो जो मोटिव था प्रधानमंत्री जी का वो नहीं हो पाया, और वो मोटिव तभी दोबारा हो सकता है जब हम सब लोग सड़क पे आए। अगर इस सरकार में प्रधानमंत्री जी के रहते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून नहीं बन पाया तो आप ये तय मानिए कभी नहीं बन पाएगा। और भ्रष्टाचार को अगर हमने काला धन की कमर नहीं तोड़ी तो आप तय मानिए सनातन को बचाना मुश्किल होगा। भारत में जाति का जहर घोलने के लिए करोड़ों रुपए की फंडिंग हो रही है, ये हमारे भाइयों को समझ में क्यों नहीं आता। ये जितने नेता जाति का जहर बो रहे हैं ये फ्री में नहीं बो रहे हैं, उनको पैसे मिलते हैं। ये जो भाषा का जहर बोते हैं, भाषा के आधार पर तोड़ते हैं, सबको पैसे मिलते हैं। जो नक्सलवाद है इसकी पूरी फंडिंग होती है। अगर हमने वो जो आपको 5 तरीके बता दिए, अगर हमने वो कर दिया, नक्सलवाद अपने आप खत्म हो जाएगा। माओवाद की फंडिंग हवाला से होती है, कट्टरवाद की फंडिंग हवाला से होती है, नक्सलवाद की फंडिंग हवाला से होती है, घुसपैठियों की फंडिंग पूरी हवाला से हो रही है, मजहबी उन्माद फैलाने की फंडिंग पूरी हवाला से हो रही है। हवाला के जरिए पैसा आ रहा है, उससे जगह जगह मदरसा बन रहा है। हवाला के जरिए पैसा आ रहा है, जगह जगह पक्का कब्रिस्तान बन रहा है। हवाला के जरिए पैसा आ रहा है, जगह जगह दरगाह बन रही है। ये हमारे आप सबको समझना पड़ेगा। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि अच्छी तरीके मन में बैठा लीजिए। यही मौका है, यही समय है, यही एक हमें ऐसा नेतृत्व मिला है। अगर हम अपनी ड्यूटी कर लेंगे, हम चाहते हैं प्रधानमंत्री अपनी ड्यूटी करें, लेकिन आप समझ लीजिए लोकतंत्र है, हमें भी, हमारी भी ड्यूटी है, हम भी निकल के दिखाएं तो कि देश चाहता क्या है। और वो तभी हो सकता है जब हम सड़कों पे आएंगे। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, पहली बात तो इस वीडियो को, ये हमारी भाई साहब के साथ चर्चा है, जितना ज्यादा हो सके इसको शेयर करिए, जितना ज्यादा हो सके इसको फेसबुक पे, ट्विटर पे और व्हाट्सएप के जरिए फैलाइए। 8 अगस्त के बारे में जितनी ज्यादा चर्चा हो सके उतनी चर्चा करिए। और 8 अगस्त को आप लोग 1 सप्ताह के लिए छुट्टी जरूर ले लीजिए। ये देश को बनाने का संकल्प है। ये बहुत छुट्टी हम सब लेते हैं, अपने लिए लेते हैं, घूमने के लिए लेते हैं, शादी विवाह के लिए लेते हैं, शिमला मसूरी जाने के लिए लेते हैं, छुट्टियां लेते रहते हैं। ये देश की बात है। 8 अगस्त को भी संडे है, 15 अगस्त को भी संडे है, बीच में आपको 5 या 6 दिन की छुट्टी लेनी है, उतनी छुट्टी ले लीजिए देश के नाम पे। एक बार जरा आप निकल के आइए और प्रधानमंत्री जी का हाथ मजबूत करिए। हमें यह दिखाना है कि देश की जनता ये चाहती क्या है। प्रधानमंत्री जी को अगर कोई किसी तरीके से दबाव डालने की कोशिश करेगा तो प्रधानमंत्री जी भी तो कहेंगे ठीक है भैया जाओ संभालो, जरा भीड़ संभाल लो। वो भी तो कम से कम वो भी फक्र के साथ कहेंगे जरा देखो सड़क पे क्या हो रखा है, जरा देखो, जरा कितने लोग आ चुके हैं दिल्ली में, देखो जरा धरना किस लिए हो रहा है। तो हमें अपनी एक लोकतांत्रिक ताकत दिखानी है भाई साहब। ये मैं कहना चाह रहा था। और अगर ये हो गया, हमने अगर ये प्रधानमंत्री जी से काला धन, बेनामी संपत्ति, आय से अधिक संपत्ति को 100% जब्त करने और आजीवन कारावास दे कानून बनवा लिया, हमने एक जुडिशियल चार्टर बनवा लिया। 2 चीजें बहुत जरूरी है, एक सिटीजन चार्टर, एक जुडिशियल चार्टर। सिटीजन चार्टर जिस दिन लागू हो जाएगा, जो हम लोगों को छोटे छोटे काम के लिए बाबुओं का चक्कर लगाना पड़ता है, नगर निगम के बाबुओं का चक्कर लगाना पड़ता है, बिजली विभाग के बाबुओं का चक्कर लगाना पड़ता है, पीडब्ल्यूडी में बाबुओं को चक्कर लगाना पड़ता है, सिटीजन चार्टर अगर लागू हो जाएगा तो हमें बहुत आराम मिल जाएगा। दूसरा,
एक जुडिशियल चार्टर लागू हो गया। तो ये जो तारीख पे तारीख जुडिशियल चार्टर का मतलब ये हुआ कि जज के लिए फिक्स हो जाएगा कि आपको हर महीने डेट लगानी है और 10 डेट के अंदर इस मुकदमे को फैसला करना है। इसको कहते हैं जुडिशियल चार्टर। दुनिया के कई देशों में जुडिशियल चार्टर है, वहां फिक्स है कि पहली डेट पे ये होगा, दूसरी डेट पे काउंटर आएगा, तीसरी डेट पे गवाहों के बयान होंगे, चौथी डेट पे ये हो जाएगा, पांचवी डेट पे रिजवाइंडर हो जाएगा। मतलब एक फिक्स बना हुआ पैटर्न बना हुआ है कि आपको इतनी डेट के अंदर और हर महीने डेट लगेगी। इसलिए अमेरिका वगैरह में साल साल के अंदर फैसले होते हैं, हमारे यहां नहीं हो रहे। तो सिटीजन चार्टर और जुडिशियल चार्टर ये लागू होगा तो भ्रष्टाचार कम होगा। बड़ी सीधी सी बात है। आप जरा सोचिए, वो छोटा ओवैसी जिसने कहा था कि 15 मिनट पुलिस को हटा दो, हम इस देश को हिंदुओं को साफ कर देंगे, आज तक आखिर बाहर बैठा हुआ है ना। क्यों बैठा हुआ? क्योंकि वो घटिया कानून आज भी चल रहे हैं। ये महबूबा मुफ्ती जो हमेशा अलगाववादियों का समर्थन करती रही, क्यों बाहर बैठी है नेता बन के? क्यों जेल के अंदर नहीं है? क्योंकि घटिया कानून चल रहे। ये उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला कैसे बाहर बैठे हुए? घटिया कानून चल रहे। नारदा शारदा वाले कैसे बाहर बैठे हुए? घटिया कानून चल रहे। 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला करने वाले कैसे बाहर बैठे हुए? घटिया कानून चल रहे। 1,76,000 करोड़ का 2G वाले कैसे बाहर बैठे? घटिया कानून चल रहे। 1,86,000 का कोयला घोटाला करने वाले कैसे बाहर बैठे? घटिया कानून चल रहे। अगस्ता में सीधे इसने दलाली खाई थी, बाहर बैठी हुई है। क्यों? घटिया कानून चल रहे। नेशनल हेराल्ड के मामले में सीधे इसने लिया, बाहर बैठी हुई है। घटिया कानून चल रहे। तो घटिया कानून बदले जाएं, उसके लिए हम सबको सरकार का, प्रधानमंत्री जी के सामने दिखाना पड़ेगा, सरकार को दिखाना पड़ेगा। आप कड़े कठोर निर्णय लो, हम आपके साथ खड़े हुए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जब वो अपने मंत्रिमंडल में चर्चा करें या कहीं सोचे तो 4 लोग उनको बोलने का क्या जरूरत है, कौन मांग रहा है, रहने दीजिए ना, रहने दीजिए, इसमें 2,000 लोग अपने भी पकड़े जाएंगे। बड़ी सीधी सी बात है। एक चीज मैं आपको बता दूं, जुडिशियल रिफॉर्म होगा, पुलिस रिफॉर्म होगा, इलेक्शन रिफॉर्म होगा, कानून अच्छे बनेंगे तो 1,000-2,000 बीजेपी के लोग भी जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। 1,000-2,000 जाएंगे, बीजेपी वाले भी जेल जाएंगे, लेकिन जाए तो जाए, हमारे सर्वाइवल का सवाल है। जब तक देशद्रोही ताकतें इस देश में बैठी हैं, तब तक न वो सीए लागू होने देंगी, न वो एनआरसी लागू होने देंगी, न यहां जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने देंगी, न घुसपैठियों को भगाने देंगी, वो कुछ नहीं करने देंगी। सरकार कोई भी कानून बनाएगी, वो सड़क पे नंगा नाच करेंगी। दिल्ली में दंगा कैसे करवा दिया उसने? भाई दिल्ली में दंगे में सबसे पहले तो सोनिया गांधी ने रामलीला के मैदान से बोला था कि हमें इसका प्रतिकार दिखाना है। उस महिला की इतनी हिम्मत कैसे पड़ी जो खुलेआम वो ललकारती है? क्योंकि कानून घटिया है और कानून बदलना सरकार की जिम्मेदारी है। और सरकार कब बदलेगी? अकेले प्रधानमंत्री जी कैसे बदलेंगे? हम सबको उनके साथ खड़ा होना है। हमें यह दिखाना है कि हमारी मांग जायज है, हमारी मांग राष्ट्रहित में है और हम अकेले नहीं आए, 50 लोग नहीं आए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि पुष्पेंद्र जी चले आए जंतर मंतर पे और अश्विनी उपाध्याय, या 200 लोग बैठ गए या 300 लोग बैठ गए, जनरल बख्शी साहब आ गए हैं या आरएसएन भाई आ चुके हैं। ऐसे नहीं लगना चाहिए कि केवल गौरव आर्या आके बैठ गए, ऐसा नहीं। ऐसा लगना चाहिए कि पूरा सैलाब उतरा हुआ है, दिल्ली में पूरा सैलाब आया हुआ है और पूरे देश में एक सैलाब निकला हुआ है। सब कह रहे हैं भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, सब कह रहे हैं भ्रष्टाचारियों भारत छोड़ो, सब कह रहे हैं घुसपैठियों भारत छोड़ो, सब कह रहे हैं मिशनरियों भारत छोड़ो। ये एक आवाज हमें जाना चाहिए उस 8 अगस्त को। तो ये विषय वैसा मुझे कहना था और मुझे लगता है अभी सवाल हो गए। एक बात और आप आज क्लियर करें, ये बात मैंने सुनी थी कि ये जो एनजीओ का खेल है, इसमें एक बात ये थी कि भाई अगर सबको एनजीओ लोग चला रहे हैं अपनी, तो जो उनका निजी अकाउंट है उसमें विदेश से पैसा ले लें, उसका भी तो इनकम टैक्स जाता है। तो फिर ये किस शैतानी दिमाग के तहत इसको एफसीआरए किया गया? और भारत के बाहर बैठा हुआ कौन सा आतंकवादी ग्रुप जो है, कौन सा कन्वर्जन ग्रुप जो है, कौन ताकतें वो तो ये एफसीआरए भी तो इसी एजेंडे के तहत आया ना। बिल्कुल बिल्कुल, आपने अच्छा सही कहा भाई साहब। देखिए पूरा खेल चल रहा था, हवाला से चलता ही इनका अटैची में भर भर के आता है। लेकिन 2010 में उसमें शुरू हुआ, जब यूपीए 2 आया तो इस सुड़पुड़खा कहें तो बहुत हल्का शब्द हो जाएगा, उसकी भी बेइज्जती हो जाएगी। हाँ, उसकी बेइज्जती हो जाएगी। इसने एक एनएसी बना रखा था, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल,
और सारे उसमें सेकुलर लिबरल गैंग को उसमें रखा हुआ था अपने नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में। और इसको भी कहीं बाहर से इसको इसके ऊपर भी जो आता था वो तो बाहर से इसको कमांड आता था, इसको बाहर से मिलता था, इसको बाहर से कमांड मिलता था और ये मनमोहन सिंह को कमांड दे देती थी। तो इन्होंने हवाला के जरिए जो मतलब एनजीओ को, खासतौर पे देश विरोधी एनजीओ को फंडिंग जो हवाला से हो रही थी, इनको लगा कि 2012 आ गया है, 2014 में सरकार बदल न जाए, तो इसने एक कानून बना दिया एफसीआरए। तो जो एफसीआरए बनाया गया है ये पूरी तरीके से वही जो ब्लैक मनी आ रहा था उसी को लीगलाइज करने का चैनल है और कुछ नहीं है। एक पैसा नहीं आता। देश जितने यहां राष्ट्रवादी एनजीओ हैं या राष्ट्रवादी लोग हैं उनको एक पैसा नहीं आता एफसीआरए के जरिए। सरकार ने करीब 15,000 एनजीओ के लाइसेंस कैंसिल किए हैं। राजनाथ जी ने किए थे, अभी अमित शाह जी ने भी किए हैं, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, जो चीज घटिया है उसमें आप पैचिंग करके उसको आप ठीक नहीं कर सकते। कांग्रेस ने तो स्ट्रक्चर ऐसा बनाया है, अंग्रेजों ने जो स्ट्रक्चर बनाया था उसमें आप डेंटिंग पेंटिंग करके आप उसको अच्छा नहीं कर सकते, उस स्ट्रक्चर को खत्म करना पड़ेगा। इसी तरीके खासतौर पे यूपीए में जो कुछ एक ऐसे कानून बने जैसे आपका एफसीआरए है, वो केवल और केवल देश विरोधियों को फंडिंग कराने के लिए बनाए गए। मैं सुप्रीम कोर्ट में भाई साहब वकालत करता हूं, एक सुप्रीम कोर्ट में महिला भी है, वकालत करती है। 10 साल 2004 से 2014 के बीच में उनके एनजीओ को 92 करोड़ की फंडिंग हुई है। 92 करोड़। कभी गूगल करिएगा तो सब पता चल जाएगा। वो हस्बैंड वाइफ दोनों जो है वकील हैं। 92 करोड़ की फंडिंग कांग्रेस ने करवाई थी। तो कांग्रेस कैसे शातिर चाल खेलती जरा समझिए। वो अपने लोगों को इतना सेट करके रखती है और अपने लोगों को इतना एम्पावर करके रखती है कि हर जगह काम आते हैं। यहां 2004 से 2014 से 21 7 साल हो गए। सरकार बीजेपी की है, मैं भी बीजेपी का सदस्य हूं। आज तक मैं किसी सरकारी पैनल पे भी नहीं हूं। अब किसको बताऊं अपनी तकलीफ। विधायक बनना, सांसद बनना, लोकसभा जाना, राज्यसभा जाना छोड़ दीजिए, किसी पैनल पे भी नहीं हूं। 7 साल में गवर्नमेंट का 100 रुपए छोड़िए, 1 रुपए मेरे पास नहीं आया। और वही कांग्रेस की सरकार थी तो उसने उस महिला को, जो वो भी पीआईएल करती है, खास बात ये भी देखिए, वो भी पीआईएल, वो कांग्रेस के एजेंडे के हिसाब से पीआईएल करती है। हमारा किसी का एजेंडा नहीं, हम तो देश के एजेंडे पे चलते हैं। तो कांग्रेस जो उससे चाहती थी वो पीआईएल करवाती थी। 92 करोड़ की उसकी फंडिंग कराई। बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों में चलती है, बड़ा सा दिल्ली में बंगला है, और आज तक हम दिल्ली में एक 2 बेडरूम का फ्लैट नहीं खरीद पाए। हमारी ये औकात हो गई है कि दिल्ली में एक हम 2 बेडरूम का फ्लैट नहीं खरीद पाए। आज तक हम अपनी 2004 वाली कार नहीं बदल पाए, लेकिन लड़ रहे हैं हमें, क्योंकि हमें उसकी चिंता नहीं कि मैं अपनी पुरानी वैगनार से चलता हूं या मेरे पास दिल्ली में मकान नहीं है। हमें तो दिख रहा है 2040 2045, मुझे तो साफ साफ दिख रहा है। और वो इसलिए दिख रहा है कि मैंने इतिहास पढ़ा। ईरान, पर्शिया कैसे ईरान बन गया 100 साल में, वो मैंने पढ़ा है। गंधार कैसे 100 साल में कंधार बन गया, वो मैंने पढ़ा है। कैकेस कैसे 100 साल के अंदर पेशावर बन गया, वो मैंने पढ़ा है। कुंभा कैसे काबुल बन गया, तक्षशिला कैसे रावलपिंडी बन गया, ये इतिहास मैंने पढ़ा है। इसलिए हमें केवल और केवल हमें सीधे सीधे, क्योंकि 1947 में देश आजाद हुआ और हमें अब 2047 दिख रही है। 2047 में 2 एजेंडा है। एक एजेंडा है गजवा हिंद का, दूसरा बांग्लादेश का एजेंडा है, ग्रेटर बांग्लादेश का, तीसरा एजेंडा मिशनरियों का है। और उन्होंने बड़े पैमाने पूर्वोत्तर को तो अपना हैक कर ही लिया। जो सिचुएशन कश्मीर में हिंदुओं की है उतनी ही बुरी सिचुएशन नागालैंड में हिंदुओं की है। दुर्भाग्यवश हमारी मीडिया, हमारे चैनल न तो कश्मीर में हिंदुओं की स्थिति दिखाते हैं, न नागालैंड में हिंदुओं की स्थिति दिखाते हैं। मतलब नागालैंड और मेघालय और मिजोरम में दलितों का इतना बुरा हाल कर रखा है, इतना बुरा हाल कर रखा है कि डर के मारे SC ST एक्ट में मुकदमा तक उनका दर्ज नहीं होता। हम लोग यहां तो झूठे मुकदमे सुनते हैं, SC ST एक्ट में झूठे मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। वहां मेघालय में, नागालैंड में वास्तव में जेन्युइन जो SC ST एक्ट के अंतर्गत मुकदमे वो भी दर्ज नहीं होते। ये सिचुएशन है। और हमारे जो दिल्ली में बैठे तथाकथित दलित चिंतक, दलित विचारक,
वो दलित चिंतक, दलित विचारक इसलिए यहाँ बैठे हुए हैं, उनको महीने में 2 लाख 3 लाख 5 लाख रुपए आ जा रहा है, उनको केवल यहीं की यूपी बिहार की चिंता करनी है, यहाँ अगड़े पिछड़े को लड़ाना है। उनको ये नहीं देखना कि नागालैंड में दलितों का क्या हाल है, मिजोरम में दलितों का क्या हाल है, मेघालय में दलितों का क्या हाल है। इसलिए मैं लड़ रहा हूं कि कम से कम उनको अगर या तो ये माइनॉरिटी खत्म हो जाए, और नहीं तो अगर माइनॉरिटी चल रही है, भाई बड़ी सीधी सी बात है, तुम टैक्स धर्म मजहब के आधार पर टैक्स तो नहीं लेते हो। हाँ भाई मुस्लिम हम तुमसे अलग से टैक्स ले लेंगे, उसके बदले हम तुम्हें दे देंगे, तुम्हें खर्च कर देंगे। टैक्स तो आप लेते हो एकदम न्यूट्रल होके, सबसे लेते हो, और खर्चा कर रहे हो आप समुदाय विशेष के ऊपर। तो वो विषय तो देखिए शायद अगस्त में उस पर सुनवाई होगी, और हमें पूरा भरोसा है कि ये नेशनल माइनॉरिटी कमीशन, आप भाई साहब आप लोगों का आशीर्वाद रहा, प्रभु भगवान कृष्ण का आशीर्वाद रहा, इसी साल 2021-21 में नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एक्ट, नेशनल माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट, 2 कानून मैंने चैलेंज किए। एक कानून है जिसकी वजह से माइनॉरिटी कमीशन चल रहा है, दूसरा कानून है जिसकी वजह से आपकी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी चल रही है, जामिया चल रही है। मैंने दोनों कानून चैलेंज किया हुआ है, और ऊपर की इच्छा रही, भगवान का आशीर्वाद रहा, तो 2021 में ये दोनों कानून खत्म हो जाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने 2 डेट में सुनवाई कर लिया तो ये दोनों कानून खत्म हो जाएंगे। मैं समझता हूं कि आपने अपनी बात कही और मुझे खासतौर से बुलाया, और ये पहली बार हो रहा है कि जिसने दावत दी है वो ज्यादा उसने जवाब ज्यादा दिया। लेकिन कुल मिलाकर के मेरा और आपका एजेंडा एक है, मकसद एक है, टारगेट एक है और लक्ष्य एक है, इसलिए ये महत्व नहीं है। इसलिए मैं एक बार फिर कहता हूं कि 8 अगस्त ये हम अपने किसी निजी स्वार्थ के लिए नहीं बुला रहे हैं। अगर आप सब लोग जो देखने वाले लाखों लोग हैं, वो अगर ये कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं और हमें हिंदुस्तान की चिंता है और हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हिंदुस्तान में ये कानून बनना चाहिए, मैं कह रहा हूं कम से कम एक बार अपने हिंदू सनातनी होने और राष्ट्रवादी होने का परिचय दें। और राष्ट्र जिन कारणों से खतरे में है, आप जब अपने दुश्मनों को बुरा भला कहते हैं तो दुश्मन से भी सीखना चाहिए। सीएए के ऊपर जो लोग बैठे थे उससे निजी फायदा नहीं था, वो लोग एक बड़े एजेंडे के लिए बैठे थे, इसलिए बाहर आए। क्या हिंदुस्तान का सनातनी हिंदू, हिंदुस्तान का हर वो नागरिक जो भारत को सिक्योर देखना चाहता है, संपन्न देखना चाहता है, सुरक्षित देखना चाहता है, क्या जीवन में हजारों दिन पिक्चर देख करके, टीवी देख करके गुजार दिए, क्या एक दिन राष्ट्र के लिए सड़कों पे करोड़ों, कम से कम 100 करोड़ में से अगर दिल्ली में 5 करोड़ लोग हो जाएं तो दुनिया देखेगी। हाँ। और ये रूप जो हम कहते हैं कि भारत बदल रहा है, उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दुनिया समझ जाएगी कि भारत बदल रहा है। और आपकी सामूहिक ताकत, जिस वक्त दिल्ली में प्रदर्शन के लिए आप खड़े होंगे, ना आपको गाली देनी है, ना तोड़फोड़ करनी है, ना कुछ करना है, आपको खड़े हो जाना है और बताना है कि हम अपनी तनख्वाह बढ़वाने, अपनी नौकरी बचाने के लिए नहीं आए हैं, हम राष्ट्र बचाने के लिए आए हैं। आप इसे बनाएं, हम आपके साथ हैं। हम नहीं चाहते कि आप चले जाएं किन्हीं कारणों से और राष्ट्र विरोधी ताकतें कामयाब हो जाएं आपको गद्दी से उतारने के लिए। तो राष्ट्र को सुरक्षित करने के लिए 8 अगस्त को संडे है। ये कोई अश्वनी जी का पर्सनल निजी कोई एजेंडा नहीं है। इससे अश्वनी जी को कोई पैसा, कोई पदोन्नति, कोई उनके स्टेटस में फर्क होने वाला नहीं है। लेकिन अगर ये एक कोई विचार है, कोई थॉट है और वेल थॉट है और इससे अगर बदल सकता है तो ये अश्वनी जी भी आवाज उतनी ही बड़ी है जितना बड़ा कोई बहुत पद पे बैठा हुआ आदमी देता है। इसलिए पदों से लोग बड़े नहीं होते, कुछ लोग काम बड़ा करते हैं तो पद बड़ा हो जाता है। इसलिए सिर्फ पीआईएल दाखिल करना, सिर्फ कोर्ट में बहस करना, ये जिंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन इसके पीछे का जो मर्म है, दर्द है, उसे हर आदमी समझे। और 8 अगस्त को ये अश्विनी जी की आवाज में मेरी आवाज पूरी ताकत से, और जो कुछ मेरी पूरी टीम है, मैं सबको उनसे बताऊंगा और उनको मोटिवेट करूंगा। और वो जो चेहरे हैं जो इस देश में, जिनकी क्रेडिबिलिटी है, जो किसी सत्ता से, किसी पार्टी से, किसी संगठन से नहीं है और राष्ट्र की चिंता में टेलीविजनों पे देश विरोधी ताकतों को लताड़ते हैं, अपने भाषणों में लताड़ते हैं और उनका जीवन सुखी गुजर सकता है। वो संपन्न लोग थे, लेकिन सब ने ये त्याग करके 24 घंटे, कल भी आरएसएन सिंह साहब बनारस में 2 घंटे बोले हैं।
जबकि मैंने कहा कि उनके परिवार में निजी उनकी बड़ी सिस्टर नहीं रही इस कोविड के जमाने, उसके बावजूद भी वो रुके नहीं है एक भी दिन। उन्होंने इस बात का इंतजार नहीं किया कि आज ये समस्या है, आज वो समस्या है। वो ये कहते हैं कि ये जीवन है, इसमें बहुत कुछ होता रहता है, लेकिन राष्ट्र के लिए किसी काम के लिए ना जीडी बख्शी ने मने किया, ना आरएसएन ने मने किया, ना सुशील पंडित ने मने किया, ना ललित अंबरदार ने मने किया, ना अंकुर शर्मा ने मने किया। तो फिर मैं और आप जिनको चिंता है राष्ट्र की, कम से कम उस चिंता को सड़क पर आकर के जाहिर करें, देश की सत्ता को बताएं कि हम आपके साथ खड़े हैं। आप प्रधानमंत्री हैं इसलिए नहीं, इसलिए कि आपके ऊपर होने वाले दबाव के सामने हम इतना दबाव कर दें कि लोग कहें कि देशद्रोहियों का दबाव है 1 करोड़ का, लेकिन देश प्रेमी और राष्ट्र प्रेमियों के 100 करोड़ का दबाव है, तो 100 करोड़ का पल्ला भारी होगा। ये देश बदलेगा। ये समय समय पे मैं अश्विनी जी को बुलाता रहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से ये धाराओं के माध्यम से देश के अंदर जो काम हो रहा है, हम समझते हैं पुलिस खराब है, हम समझते हैं जज साहब खराब है। वो विषय आदमी खराब नहीं है, वो जिस व्यवस्था में जाके बैठा है उसमें सभी को ऐसा होना है, उसकी मजबूरी है, उसके पास रास्ते कम है। लिहाजा इंडिविजुअल सब जगह अच्छे हैं, जुडिशरी में भी हजारों लोग अच्छे हैं। अभी गोगोई साहब गए, कितना बढ़िया काम करके गए, नियमों के कानून के तहत के करके गए, बहुत सारे बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर करके गए, लेकिन सब में वो शक्ति नहीं होती, क्योंकि हमारे यहां ये विचार बन चुका है कि ईमानदार आदमी अच्छी बातें कहता है, लेकिन समाज उसके साथ नहीं खड़ा होता। भाई साहब, आपने गोगोई साहब का नाम लिया तो 1 मिनट उनके ऊपर बोलूंगा। जी जी, जरूर जरूर बोलिए, जरूर बोलिए। मैंने अपनी लाइफ में इतने कम हाइट का और इतना बोल्ड जज देखा नहीं। मतलब हाइट तो 5 फीट है, लेकिन जो अगले की जो बोल्डनेस है वो कम से कम 20 फीट के बराबर है। गजब का बोल्ड आदमी। और गोगोई साहब जितने दिन सुप्रीम कोर्ट में रहे, ये सेकुलर लिबरल गैंग फटकता नहीं, उनके पास फटका नहीं। जो डोमिनेट करते हैं आके सुप्रीम कोर्ट में, कभी वो फटके नहीं, उनकी कम से कम उनकी कोर्ट में कभी किसी की चली नहीं। और 2 चीजें ऐसी हैं, अगर आज हम भगवान राम का मंदिर, भव्य मंदिर बन रहा है, तो निश्चित रूप से इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। और एक बात और शायद जो बहुत कम लोगों को पता है, मैं सबसे आग्रह करूंगा, एक बार आप गूगल करिए आर्टिकल 370 अश्विनी उपाध्याय। आप लोग एक बार गूगल करिएगा आर्टिकल 370 अश्विनी उपाध्याय, या आर्टिकल 370 जस्टिस गोगोई अश्विनी उपाध्याय, ऐसा करके करिएगा। सरकार ने तो इसको अगस्त में खत्म किया, मैंने फरवरी में मेंशन किया। मैंने कहा माय लॉर्ड, मैटर बहुत लंबा हो चुका है और अब आप इस पे निर्णय ले लीजिए। उन्होंने बोला हम इसको सुनवाई करेंगे, इसको फाइनल हियरिंग करेंगे। और उन्होंने दोबारा फिर से, मैंने जुलाई में बोले थे हम तुरंत छुट्टी के बाद करेंगे, हमको याद दिला देना। मैंने 10 जुलाई को दोबारा मेंशन किया, छुट्टी के तुरंत ही बाद मैंने मेंशन किया कि माय लॉर्ड आपने बोला था मुझे जुलाई के बाद में, जून के बाद मेंशन करने के लिए। बोले हम इसको तुरंत सुनने जा रहे हैं, हम इस पे स्पेशल बेंच बनाएंगे, हम आर्टिकल 370 की सुनवाई करेंगे। और ये तो अच्छा हुआ सरकार ने इसको खत्म कर दिया। अगर सरकार ने नहीं खत्म किया होता तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आर्टिकल 370 का श्रेय भी गोगोई साहब को जाता। जिस तरीके से राम मंदिर पर उन्होंने फैसला दिया, आर्टिकल 370 भी खत्म करके जाते। वास्तव में ऐसे जज हमें चाहिए देश को, जो एकदम राष्ट्रवाद के मामले में अडिग हो, एकदम न्याय करता हो और किसी से डरता ना हो, किसी से दबता हो ना हो। नहीं तो यहाँ पे तो क्या, सुप्रीम कोर्ट में तो कम से कम 5 या 6 तो कानून मंत्री हैं जो वकालत करते हैं। सलमान खुर्शी साहब कानून मंत्री रह चुके हैं, सिब्बल साहब कानून मंत्री रह चुके हैं, अश्विनी कुमार जी कानून मंत्री रह चुके हैं, सिंघवी साहब भी वकालत करते हैं, मनीष तिवारी वकालत करते हैं, विवेक तनखा वकालत करते हैं। भाई पूरी फौज है। लेकिन उनकी कोर्ट में जैसे मैं, वैसे कपिल सिब्बल साहब, वैसे सिंघवी साहब, कभी उन्होंने किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया नहीं। वो भगवान उनको शतायु दे, उनको लंबी आयु दे, और देश के लिए उनको उनका, और मुझे लगता है बहुत बड़ी उनकी उपयोगिता हो सकती है। जैसे मैंने आपको कहा कि जो ये घटिया कानून जो बचे हुए हैं, अगर गोगोई साहब की अंडर में कमेटी बना दिया जाए, वो मास्टर है, बहुत सुपर ब्रेन है उनका, मास्टर है वो। एक जुडिशियल रिफॉर्म कमेटी अगर उनके अंडर में बना दिया जाए, आपको वो 3 महीने के अंदर बता देंगे क्या 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 फटाफट बदलाव करना, आप कर लीजिए। वो उनको उपयोग करना बहुत जरूरी है। ये सरकार से भी मैं आग्रह करता हूं कि उनका उपयोग करें। इस सरकार तो उनको वहां ले आई है जहां उसका उपयोग हो सकता है, लेकिन उससे आगे सीढ़ी जरूरी है। लेकिन इस सब के बाद फिर एक बार तमाम सारे लाखों करोड़ों लोग जो भी ये बात अश्विनी जी की सुन रहे हो, मेरी और अश्विनी जी की ये
पुकार है कि 8 अगस्त को दिल्ली चलो, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो। और ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए, जो आपको 1947 में मौका नहीं मिला, आपको संविधान बनाने का मौका नहीं मिला, आपको स्वतंत्रता आंदोलन में लड़ने का मौका नहीं मिला, लेकिन जो मौका आज आपको मिल रहा है, इसे मत जाने दीजिएगा। आपकी आने वाली संतानें, पीढ़ियां पूछेंगी कि जब इस देश को इतने सारे संकट थे तो तब भी कुछ लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, तो आप कहां थे? आपके बच्चे, आपकी आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी, तो कम से कम आप गर्व से कहिए कि जो भी ताकत हमारे हाथ में थी, हमने वो किया। हम भागे नहीं, हम देश छोड़ के नहीं भागे, हमने अनसुनी नहीं की। तो ये सिर्फ जंतर मंतर पे आना नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों के सामने अपने मुंह पे कालिक पुतने से अपने आप को बचाना है। आज हम तमाम सारी बातें करते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में इसने ये किया, पटेल जी के साथ ये हुआ, उनके साथ इसने किया, लेकिन जो आज हमारे सामने साथ इस देश के साथ जघन्य अपराध कर रहे हैं और हमने उनको चिन्हित कर लिया है, तो क्या हम उन मुसीबतों के खिलाफ कम से कम बोल भी नहीं सकते? हमने कब कहा कि सब कुछ छोड़ दो, सारी नौकरियां छोड़ दो, सब कुछ करके आ जाओ? लेकिन हजारों दिन हम पूरे दिन छुट्टी बना के घर में सोते हैं। कुछ ऐसे काम के लिए भी आइए। याद रखिए, 8 अगस्त भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, जंतर मंतर, देश में जो भी हो, जैसे भी सामर्थ्य हो, जैसे भी उनके पास साधन हो, वो पहुंचे और इसे कामयाब बनाएं, ताकि देश को, दुनिया को और देश विरोधी ताकतों को और शाहीन बाग पर बैठने वाले उन जिहादियों को पता चले कि देश में राष्ट्रवादी नहीं सिर्फ जागे हैं, बल्कि सड़कों पे भी निकलते हैं। अश्वनी भाई, आपने मुझे बुलाया और उसके साथ साथ इतनी अच्छी बातें की, खासतौर से कोर्ट और करप्शन के बारे में, मुझे बड़ी खुशी है। और जब भी आप कहेंगे, आपके आदेश का पालन होगा। आप सिर्फ, मैं कह रहा हूं कि आप चलते फिरते एक इंस्टीट्यूशन है और जबरदस्त काम कर रहे हैं। आपकी बातचीत के अंदर कहीं कोई किसी किस्म का ऐसा नहीं लगता कि ये बात आप थोड़ा धीरे बोलना चाहते हैं, ये बात जोर से बोलना चाहते हैं। आप सेंटेंस जिस पिच पे शुरू करते हैं उसी पिच पे समाप्त करते हैं। आपको स्वास्थ्य अच्छा मिले और आप अच्छी तरह काम करते रहें और हमारी दुआएं आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप यूं भाई साहब आशीर्वाद बनाए रखिए। आप सबका सहयोग रहा और आपको लीड करना है, इस पूरा मूवमेंट को आपको लीड करना है। मैं तो आपके लिए लक्ष्मण के तरीके रहूंगा, लीड आपको करना है, मैं आपके साथ रहूंगा। इसलिए ये इस कार्यक्रम को आप मैं सबसे कहूंगा सब लोग आ ही रहे, लेकिन आप इसको लीड करिए, हम आपके साथ रहेंगे। नहीं, मैं जितने भी प्रोग्राम करूंगा तब से लेके अब तक मैं 8 अगस्त की बात हर प्रोग्राम में रिपीट करूंगा। आप बेफिक्र रहिए, जी ये भाई, आपका, ये हम सबका प्रोग्राम है। थैंक यू सर, थैंक यू। आप आए भाई सर, प्रणाम प्रणाम भाई, प्रणाम।